Assalamu alaikum, dear student. So today I am going to interact with you your CTS interaction test number 5 subject physics, in which we will discuss chapters that's work power energy and electrostatics. Now question number first. A conducting sphere of radius 10 centimeter is charged 10 microcoulomb. Another uncharged sphere of radius 20 centimeter is allowed to touch it for a same time. After that, if the sphere are separated, the surface charge densities हमें दोनों पे उनका रेशियो निकालना है. तो solution of the question is like this कि अगर आप दो स्फीयर्स मानते हैं, एक का रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, इस पे जो चार्ज है दैट्स 10 माइक्रोकूलम इनिशियल चार्ज, और ये अनचार्ज्ड है, तो इस पे चार्ज जो है दैट इज 0. तो मैं मानता हूं ये Q1 है, इस पे 10 माइक्रोकूलम, और ये Q2 जो है वो 0 है. फिर आपने इनको कनेक्ट किया बाय कनेक्टिंग वायर, तो देयर विल बी अ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे चार्ज है, इसका कुछ पोटेंशियल है और उसका चार्ज नहीं है, तो पोटेंशियल नहीं. बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस इन चार्जेस और डिफरेंस इन पोटेंशियल, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन विल टेक प्लेस. जब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा फाइनली आप जो है चार्जेस तब तक रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. अब इसका रेडियस तो 10 सेंटीमीटर, दैट्स गिवन 10 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस भी आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज 20 सेंटीमीटर. अब चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर आ जाए. तो मान लीजिए इस पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, दैट पोटेंशियल जो है वो इसके पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि दैट इज द कंडीशन अप टू विच चार्जेस विल फ्लो. अगर दोनों पे पोटेंशियल सेम है तो इसका जो पोटेंशियल होगा दैट इज Q/R. तो मैं मानता हूं इस पे अब Q1 डैश चार्ज है और फाइनली इस पे चार्ज है Q2 डैश. तो Q1 डैश डिवाइडेड बाय R, दैट इज R1. तो यहां पे जो पोटेंशियल है दैट इज Q2 डैश एंड डिवाइडेड बाय R2. तो K जो है कैंसल आउट हो जाएगा, K कैंसल आउट हो जाएगा. तो मैं यहां लिख सकता हूं इट इज Q1 डैश डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू Q2 डैश डिवाइडेड बाय R2. अब मुझे रेशियो निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटीज का. क्वेश्चन में दिया है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज. सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए आप इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, बट एंट्रेंस मीन स्पीड, तो आप इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से. तो ये बनेगा Q1 डैश मल्टीप्लाइड बाई इट इज 4 पाई R1 स्क्वायर. सरफेस एरिया से मैंने मल्टीप्लाई किया, R1 अपना है ही, और डिवाइड भी हम करेंगे 4 पाई R1 स्क्वायर से. ठीक है, इज इक्वल. तो Q2 डैश आपका Q2 डैश है डिवाइडेड बाय R2, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 4 पाई इट इज R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इट इज R2 स्क्वायर. मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर अब आप देखेंगे चार्ज बाय एरिया जो होता है, चार्ज बाय एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो मैंने एरिया ऑफ स्फीयर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, यहां पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसल आउट होंगे, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट चार्ज बाय एरिया होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए σ1 है, तो मैं यहां लिखूंगा σ1 डैश, σ1 डैश, और ये R1 इस R1 के साथ कैंसल आउट होके 4 पाई प्रोपोर्शनलिटी में यहां और यहां कैंसल आउट ही हो जाएगा. तो यहां बचा R1 इज इक्वल, तो यहां पे भी Q2 डैश डिवाइड बाय 4 पाई R स्क्वायर जो है ये आपका σ2 डैश मल्टीप्लाइड बाय R2 यहां कैंसल आउट होके यहां आपका R2 बच जाएगा. तो σ1 बाय σ2 आपका हो जाएगा R2 बाय R1. अगर आप देखेंगे R2 आपका 20 है डिवाइडेड बाय R1 इज 10, 0 0 कैंसल आउट होके 2:1 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2:1. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका आंसर जो है आपका दैट इज ऑप्शन थर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसमें लोग बड़े मेथड्स यूज करते हैं, बट शॉर्टेस्ट वे ये है कि पोटेंशियल बराबर हुआ, तो पोटेंशियल बराबर करने के बाद इक्वेशन ये डेवलप हुई, और उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो यहां से भी मल्टीप्लाई किया और फिर बाकी कैंसिलेशन जो है वो ये है, एंड आंसर इज 2:1. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Question number next is, if identical charges minus q are placed at each corner of a cube of side B, then electric potential energy of charge plus q which is placed at the center of the cube will be. So we have to calculate the electrostatic potential energy here. तो आपको पता होना चाहिए whenever two charges are separated by some distance, जब कभी भी दो charges separated by some distance होते हैं, that is Q1 and Q2 separated by some distance, then potential energy is K Q1 Q2 divided by R. So this is the formula फॉर पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां पे भी अब अगर आप देखेंगे सेंट्रल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ईच चार्ज हमें निकालना है,
तो अगर आप देखेंगे ये डिस्टेंस इमीडिएटली आपको पता होना चाहिए, दिस डिस्टेंस यू शुड नो। तो ये डिस्टेंस आप कहां से कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए अगर एक क्यूब है जिसका साइड आपका जो है साइड इसने बी लिया है, तो साइड ऑफ द क्यूब इज बी। अगर साइड ऑफ द क्यूब इज बी, देन जो डायगोनल होती है फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दैट कॉर्नर, दैट लेंथ इज √3 टाइम्स बी। √3 टाइम्स बी, √3 टाइम्स साइड जो होता है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो अगर √3 टाइम्स बी होता है, √3 टाइम्स बी जो है √3 टाइम्स वन ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब जो है टोटल लेंथ होती है फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, तो ये आधा डिस्टेंस है, तो ये √3 टाइम्स बी डिवाइडेड बाई 2 है। तो जितना यहां से उतना यहां से, तो हर साइड से जो डिस्टेंस है दैट्स √3 टाइम्स बी डिवाइडेड बाई 2। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो अब है इसमें दैट इज अगर हम यहां लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज न्यूमेरिकली दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के का वैल्यू यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल एनर्जी इज न्यूमेरिकली that potential energy is 1/4 pi epsilon naught Q1. Q1 is minus Q. Q2 जो आपका है that is plus Q डिवाइडेड बाई स्केलर क्वांटिटीज में आप साइन ऑफ चार्ज साथ लेते हैं, डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस स्क्वायर। द डिस्टेंस स्क्वायर हो गया √3 टाइम्स बी बाई 2 का होल स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं होता है, सॉरी इट्स ओनली डिस्टेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। अब आप इमीडिएटली देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एक चार्ज की वजह से, मगर ऐसे आप 8 चार्जेस से इसको आपने सराउंड किया है, 8 चार्जेस 8 कॉर्नर से जो चार्जेस है दैट्स 18 नंबर, देयरफॉर हर एक का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा क्योंकि हर एक चार्ज -Q एंड -Q है और हर एक का डिस्टेंस यही है √3b/2। तो इसको हम 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ही, ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, देन यहां बचा ये Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये √3 टाइम्स b और जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 जो है आपका दैट विल गो हियर। तो अब आप देख लीजिए इट इज 4 2s are 8 2 2s are 4 u is equal to -4, then it is Q square divided by -4Q square divided by √3 pi epsilon naught b. So this should be the answer, -4Q square √3 pi epsilon naught b. So option number 4th is the right answer of this question. Option number 4th is the right answer for this question, क्योंकि it's -4Q square divided by √3 pi epsilon naught b. Very important. Question number next. When a long spring is stretched by 2 centimeter, its potential energy is U. If the spring is stretched by 10 centimeter, its potential energy will be. तो पोटेंशियल एनर्जी आपको स्प्रिंग्स में पता होना चाहिए, इट इज न्यूमेरिकली हाफ ऑफ kx स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला व्हेनेवर अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय सम डिस्टेंस, द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ kx स्क्वायर। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहते हैं तो इनिशियली आपका पोटेंशियल एनर्जी यू है, जब 2 सेंटीमीटर से आपने इसको जो है एक्सटेंड किया है, तो आपको बोल रहा है कि अगर 10 सेंटीमीटर से एक्सटेंड करेंगे तो व्हाट बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो इनिशियली अगर आप प्रोपोर्शनलिटी में देखेंगे 1/2 तो कांस्टेंट है, तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो मैं यहां लिखूंगा इट इज u1 बाय u2 इज इक्वल इट्स x1 बाय x2 का होल स्क्वायर। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी u है और फाइनली इट इज u डैश इज इक्वल, इनिशियली जो आपका एक्सटेंशन है दैट इज 2, फाइनली आपका एक्सटेंशन 10 है, देन इट इज स्क्वायर 2 5 is 10, ये हुआ 25। तो u डिवाइडेड बाय u डैश इज इक्वल टू 1/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे u डैश इज 25 टाइम्स u should be the right answer of this question. 25 times u should be the right answer of this question. Very important question number next. An engine pumps water continuously. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, इंजन पंप वर्क पावर एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा ये। एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होज, वाटर लीव्स द होज विद अ वेलोसिटी v एंड m इज द मास। तो वाटर लीव करता है होज से, तो अगर मैं यहाँ होज बनाता हूँ, एक पाइप बनाता हूँ, होज मीन्स अ पाइप जहां से वाटर जो एंटर करके फिर जब लीव करता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो v है, एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट। तो m यहाँ पे दिया गया है दैट इज मास पर यूनिट लेंथ,
m is the mass per unit length of the water jet. What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? तो हमें kinetic energy हम सबको पता है that kinetic energy होता है numerically half of mv square. This is the formula, but you have to calculate the rate of that kinetic energy. तो rate means with respect to time. तो मैं it is with respect to time we calculate the rate of kinetic energy, and therefore अगर यहाँ भी हम इसको differentiate करें तो it is 1/2 it is then mv square, 1/2 mv square. अब आप देख लीजिए rate of kinetic energy जो है that is kinetic energy का जो rate है that is equal to 1/2 is constant, v square is constant. यहाँ जो बचा that is dm/dt, dm/dt. but dm/dt कोई चीज दी नहीं है क्योंकि आपको एक फैक्टर दिया है m that is mass per unit length, और आपका ऑप्शंस में भी स्मॉल m ही रिप्रेजेंट हो रहा है क्योंकि स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ. अब यहाँ मास पर यूनिट लेंथ कुछ चीज है ही नहीं, इसलिए मैं dl से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और dl से हम इसको डिवाइड भी करते हैं सो दैट dl कैंसल आउट हुए. बट ये dm/dl हो गया मास पर यूनिट लेंथ. तो न्यूमेरिकली यू आर लेफ्ट विद 1/2 v स्क्वायर, dm/dl इज मास पर यूनिट लेंथ दैट इज गिवन दैट स्मॉल m, एंड dl/dt rate of change of that length is nothing but velocity. So numerically it is reduced to half of mv cube. So this is the rate at which the kinetic energy is imparted. So option number 4th is the right answer for this question. Very important. उसके बाद question number next is the potential energy of a particle in a force field is this, where a and b are positive constants and r is the distance of the particle from the center of the field. For stable equilibrium the distance of the particle. तो stable equilibrium के लिए तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको potential energy का फॉर्मूला दिया है पार्टिकल का that's a/r square then minus it is b/r, तो आपको position of stable equilibrium निकालना है. For that you know the rule, we differentiate it with respect to r and equate it to 0. You will calculate from this the distance of that stable equilibrium, position of stable equilibrium. तो हम इसको differentiate with respect to r and equate it to 0. This becomes the condition. तो ये आपका condition to solve this numerical है, ये आपने work power energy में पढ़ा होना चाहिए. तो मैं इसको differentiate करूंगा तो ये बनेगा it is a differentiation of this that is d/dr of क्या a/r स्क्वायर माइनस b/r का डिफरेंशिएशन जो है ये डायरेक्टली आप 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए. अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे रूल ये है, जो पावर ऊपर जाएगा नेगेटिव टाइम में जाएगा, ये आपने पढ़ा होना चाहिए. इट्स ट्वाइस ऑफ a, और एक पावर इसमें जो है रेज हो जाएगा तो ये बनेगा a³. फिर इसका पावर ऊपर जाएगा तो इसका पावर 1 है, बट नेगेटिव टाइम ये प्लस बनेगा तो ये बनेगा b. अब 1 से कोई फायदा नहीं है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल 0. तो मैं लिख सकता हूं -2a डिवाइडेड बाय -2a डिवाइडेड बाय r³ इज इक्वल टू -b/r स्क्वायर. माइनस माइनस कट जाएगा, r स्क्वायर कट जाएगा, यू आर लेफ्ट विद सिंगल r ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2a/b शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 2a/b ऑप्शन नंबर नेक्स्ट. देखिए, a block of mass 10 kg मूविंग इन एक्सट्रैक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस. तो एक 10 kg का ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है. तो मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बनाता हूं. सो दिस अ ब्लॉक हियर जिसका मास 10 kg है और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से. is subjected to a retarding force F equal this during its travel from X. तो इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स है. तो रिटार्डिंग फोर्स आपको पता होना चाहिए. रिटार्डिंग फोर्स जो है वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट में होगा, और वो रिटार्डिंग फोर्स आपको दिया है 0.1x. दैट रिटार्डिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल, एंड ये एक्ट करता है इसको. मान लीजिए ये यहाँ x इक्वल 20 सेंटीमीटर से स्टार्ट होके फाइनली जब ब्लॉक यहां पे पहुंचा तो यहां x था 30 मीटर. हमसे क्या पूछ रहा है? इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी. तो हमारे पास एक ब्लॉक है 10 kg का, उसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट कर रहा है वो 0.1x के हिसाब से. सो इट्स अ वेरिएबल फोर्स सिस्टम. और ये स्टार्ट इसने किया जब पोजीशन थी 20 मीटर, और फाइनली ब्लॉक जब 30 मीटर तक पहुंचा तब तक ये कंटिन्यूअसली इस पे एक्ट कर रहा है एज पर द फॉर्मूला F इज इक्वल 0.1x. हमें निकालना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी. वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. आपको पता होना चाहिए सोल्यूशन में अगर हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हम इसमें यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम. दैट्स वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज में सिर्फ रिटार्डिंग फोर्स वर्क कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और ये पीछे है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज में रिटार्डिंग फोर्स, तो मैं यहाँ नेगेटिव वर्क हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी आगे, रिटार्डिंग फोर्स जो है वो पीछे की तरफ से वर्क कर रहा है। तो अब वो वेरिएबल फोर्स है और वेरिएबल फोर्स जब हो तो हम इंटीग्रेशन से वर्क निकालते हैं, दैट्स एफ डी एक्स। तो ये हो गया 0.1x dx फ्रॉम x इक्वल 20 मीटर टू x इक्वल 30 मीटर, और ये जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। चेंज हमेशा होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉडी का हो गया हाफ ऑफ m, मास ऑफ द बॉडी 10 दिया है और स्पीड ऑफ द बॉडी इनिशियली जो है वो भी आपका 10 है, तो इट इज 10 स्क्वायर। सो इट इज 2 5 10 हियर एंड देन इट्स 500। तो इसको आप अब इंटीग्रेट करना है आपको, माइनस बाहर रहेगा तो इट इज 0.1, फिर ये x स्क्वायर बाई 2 हो गया, x स्क्वायर बाई 2 इट्स 20 to 30 इज इक्वल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल वी हैव टू कैलकुलेट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वी हैव टू कैलकुलेट माइनस 500, और ये माइनस आप कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, तो माइनस लेना बहुत जरूरी है इसमें। अब आप देख लीजिए इट इज माइनस 0.1 डिवाइड बाई 2, ये हुआ 30 स्क्वायर हो गया 900 माइनस 20 स्क्वायर हो गया 400, आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा माइनस 500। तो अब ये देख लीजिए ये हुआ 500, तो इट इज माइनस 0.1, या मैं लिखूं सीधे इट्स 1/20। सो आई विल राइट हियर 1/20, मैं लिखूं यहां पे माइनस 1/20, और यहां जो है दिस इज ओनली 500 इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस 500। तो यहां 0 और 0 कट जाएगा, 2 25 50, इट्स माइनस 25 इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड माइनस 500। तो 500 यहां आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा माइनस 25 प्लस 500, तो ये बचा काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल 475 जूल should be the right answer for this question. 475 joule should be the right answer of this question. Very important numerical. Question number next is, a particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power k watts. If the particle starts from rest, the force on the particle at time t is. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक मॉड्यूल में मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन ये रहेगा, तो आपको पावर पता है, दैट पावर होता है बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी f इंटू v, और पावर जो है वो k से इसने डिनोट किया, इट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब आपको निकालना क्या है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t। हमें फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t बट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल, वरना आप बोल सकते हैं सर फोर्स तो आ गया, इट इज k बाई v, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि आप सीधे इसको यहीं पे कंप्लीट करो, दैट फोर्स इज इक्वल टू पावर k डिवाइडेड बाई v, बट आपको जो फोर्स निकालना है दैट इज इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप क्या करेंगे, मैं लिख सकता हूं k इज इक्वल टू फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू v, मैं लिख सकता हूं k इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन हो गया dv बाई dt मल्टीप्लाइड बाई v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये बनेगा इधर vdv इज इक्वल, ये जो है vdv इज इक्वल, इट इज k बाई m इंटू dt, इट इज k बाई m इंटू dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहां टाइम 0, वेलोसिटी 0, फाइनली टाइम t, वेलोसिटी v, इंटीग्रेशन ऑफ vdv इज v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू v इज इक्वल, ये जो है k बाई m बाहर आएगा, कंस्टेंट्स कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dt जो है दैट इज t फ्रॉम 0 टू t। अब आप देख लीजिए ये हो गया आपका अपर लिमिट, तो उसी हिसाब से आएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल, इट इज k बाई m, और अपर लिमिट यहाँ पे सिर्फ t बचा क्योंकि 0 से कोई फायदा नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपका v जो हो जाएगा ये बनेगा 2k बाई m, और ये t, तो मैं रूट लूंगा दोनों साइड से स्क्वायर का, तो इस पे रूट, चूंकि यहाँ रूट से बाहर है t, तो यहाँ पावर आ गया 1/2। अब ये सर सिर्फ वेलोसिटी है, हमें फोर्स निकालना है। अगेन वी यूज द फॉर्मूला दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आई कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन हो गया dv बाई dt। अब ये dv बाई dt मतलब आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट अगेन, तो फोर्स हो गया मास, अब एक स्टेप है तो इसको डिफरेंशिएशन हम करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन से कंस्टेंट 2k बाई m बाहर ही आएगा, तो इसका कोई फायदा नहीं, इट्स रूट ऑफ 2k बाई m बाहर ही आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ t रेज पावर 1/2 नीचे आएगा, और फिर t रेज पावर 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2। अब अगर आप यहां देखेंगे ऐसा कोई ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है, तो इस m को भी और इस 2 को हम इस रूट के अंदर लेते हैं, तो जब m अंदर जाएगा तो ये बनेगा 2m स्क्वायर
k डिवाइडेड बाय ये हो गया 4m और ये हो गया t रेस पावर -1/2। तो यहाँ 2 2 4 और m कैंसल आउट होके आपका जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। दैट रूट ऑफ यहां बचा m के और यहां आपका 2 है एंड देन t रेस पावर -1/2। दिस शुड बी द राइट आंसर। f इज इक्वल रूट ऑफ m k डिवाइडेड बाय 2 t रेस पावर -1/2। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज infinite charges are placed at x-axis as this 1 2 4 8 meters. At each point a charge of 1 microcoulomb is placed. That electric potential at x equal 0 is. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये किया होगा कि आपके पास एक एक्स एक्सिस पे चार्जेस, इनफाइनाइट चार्जेस आपने प्लेस किए हैं। तो x इक्वल 1 मीटर पे आपने प्लेस किया है, फिर x इक्वल 2 मीटर पे प्लेस किया है, 4 मीटर पे प्लेस किया है, 8 मीटर पे प्लेस किया एंड सो ऑन। और हर एक चार्ज जो है वो 1 माइक्रोकूलम्ब स्ट्रेंथ का है। हमें निकालना है जो है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट x इक्वल टू 0 पे निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हियर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज न्यूमेरिकली k/r होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक चार्ज का। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है तो k जो है k जो है पहले ही बाहर आएगा क्योंकि हर बार कांस्टेंट है। k तो पहले ही कांस्टेंट है और हर एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम्ब का है। तो उस हिसाब से इसको मैं बाहर निकालता हूं और अंदर जो अब बचेगा दैट्स 1/r। तो 1/r के हिसाब से 1/1 प्लस इट इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन। अब आप देख लीजिए ये जीपी बना, दैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपको पता होना चाहिए। अब v जो है k आपको पता है इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स 9 × 10⁻⁹। 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज 1 माइक्रोकूलम्ब है तो दैट्स 10⁻⁻6 10⁻⁻6 क्योंकि हर एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम्ब का है। अब ये जीपी है और जीपी का सम आपको पता होना चाहिए। इट इज फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हियर इज 1 डिवाइडेड बाय इट इज फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस r। r इज द कॉमन रेशो। अगर आप देखोगे कॉमन रेशो यहाँ 1/2 1/2 एंड 1/2 है, ये आपने पढ़ा होना चाहिए। इट्स 1/2। तो v इज इक्वल ये 9 × 10⁻⁻, ये अगर आप देखेंगे यहाँ बचा ये 10⁻³ और यहाँ 1 इट इज 2 - 1 इज 1 अगेन। 2 - 1 जो है इट इज 2 - 1 इज 1/2। तो v हो गया बराबर 2 9s are 18 × 10⁻3। 2 9s are 18 × 10⁻3। तो यहां लिखा गया है 1.4 × 10⁻4 is the potential there. So option number first is the right answer of this question. तो जीपी का सम जो होता है ना, जीपी का सम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सम होता है वो होता है a डिवाइड बाय 1 माइनस r। a होता है फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशो और इस जीपी का जो कॉमन रेशो है वो 1/2 है। उसी हिसाब से ये सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 इक्वल एंड लाइक पॉजिटिव चार्जेस। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि आपके पास 2 चार्जेस है ऐसे, तो दे आर इक्वल एंड लाइक और फिर आपने मिड पॉइंट पे एक चार्ज रखा क्यों। मिड पॉइंट पे रखने का मतलब अगर ये सारी डिस्टेंस r है, अगर ये सारी डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस r/2 है, ये डिस्टेंस भी r/2 है। फिर दिस सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो जैसे वो बात करता है ना सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, जैसे वो बात करता है सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम फॉर विच वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू का वो कौन सा वैल्यू है, इस क्यू का वो कौन सा वैल्यू है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि किसी भी एक चार्ज को पकड़ के उसमें नेट फोर्स 0 कर दो। तो जब नेट फोर्स आप 0 कर दोगे तो सिस्टम विल बिकम इन इक्विलिब्रियम। दैट इज हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो इस चार्ज को पकड़ के इस पे नेट फोर्स 0 कर देते हैं। इस चार्ज पे एक तो फोर्स इसकी वजह से होगा, मान लो वो फोर्स F1 है, और इस चार्ज की वजह से भी मैं मानता हूं F2। अब ये नहीं पता सर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फिलहाल मैंने वेक्टर ले लिया, जब मैं ऐड करूंगा तो साइन खुद बाहर आ जाएगा। हो सकता है ये नेगेटिव चार्ज हो तो ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल मैंने माना कि ये भी रिपल कर रहा है और ये भी रिपल कर रहा है, तो द समेशन ऑफ दीज 2 फोर्सेस शुड बी इक्वल 0 इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो मैं लिखूंगा F1 जो फोर्स है प्लस F2 जो फोर्स है इस चार्ज पे, दैट शुड बी 0। तो अब हम वैल्यूज ड्रॉप करेंगे। तो पहले इसकी वजह से फोर्स, तो इसकी वजह से फोर्स हो गया k, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दैट इज Q × Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर, क्योंकि पूरी डिस्टेंस है। फिर इसके हिसाब से इट इज प्लस k Q स्क्वायर, क्योंकि नहीं सॉरी इट इज अगेन स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, इट इज Q डिवाइडेड बाय अब डिस्टेंस जो है दैट इज r स्क्वायर बाय 4 शुड बी इक्वल 0, क्योंकि अब आधी ही डिस्टेंस है। अब उसके हिसाब से इट इज
क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इट्स माइनस इज इक्वल माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय दैट आर स्क्वायर बाई 4। हमने एक गलती कर दी है, वो गलती ये है कि जब आपने इसकी वजह से इस पे फोर्स निकाला तो बोथ आर हियर कैपिटल क्यू, it is k q square divided by r square, so that is the mistake, sorry for that, it is k q square, क्योंकि जब इसकी वजह से आपने फोर्स निकाला तो ये दोनों प्लस क्यू है। तो अब आप देख लीजिए k के कैंसल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, एक क्यू के साथ निकल जाएगा, एक क्यू जो बचा दैट्स माइनस क्यू बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, स्मॉल क्यू निकालना है, इट्स माइनस 4q शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्मॉल क्यू आपका निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस, सॉरी ये देख लीजिए जल्दी में हम गलती कर रहे हैं, इट्स क्यू एंड देन इट्स माइनस, इट इज स्मॉल क्यू, और ये हो जाएगा यहां 4, यस 4 ऊपर जाएगा, यस 4 ऊपर जाएगा 4q। तो आपका जो है स्मॉल क्यू जो है दैट इज माइनस क्यू बाई 4 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माइनस क्यू बाई 4, माइनस क्यू बाई 4 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए एक चार्ज को पकड़ के नेट फोर्स पे 0 करिए, तो इस पे इसकी वजह से फोर्स है, तो दैट्स व्हाई इट इज के क्यू स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 एक जैसे डिवाइड बाय द टोटल डिस्टेंस, फिर प्लस इसकी वजह से सर फोर्स के क्यू इंटू क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर आर बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। तो इक्वालिटी के इधर लिया, नेगेटिव हुआ, फिर कैंसिलेशन के कट गया, एक क्यू के साथ कट गया, यहाँ एक क्यू बचा, तो वही मैंने यहाँ रखा, आर स्क्वायर भी कटा, ये 4 तो ऊपर जाएगा, इट्स माइनस 4q, तो स्मॉल क्यू चाहिए आपको, तो 4 जो है वो डिवाइड होगा विद द नेगेटिव साइन, सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू इक्वल चार्जेस, two equal and opposite charges are placed at a certain distance apart and force between them is F। तो आपके पास दो चार्जेस है और दे आर इक्वल चार्जेस, तो इस पे भी चार्ज क्यू, इस पे भी चार्ज क्यू, और उनमें दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड उनमें जो फोर्स है वो F है, तो वो F मैं लिख के रखता हूं, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या जिसको आप K बोलते हो, इट इज Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या कर रहे हैं, इफ 20% ऑफ द चार्ज ऑन वन इज ट्रांसफर टू द अदर, अब इसका 20% आपने चार्ज जो है, ये टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस थे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मतलब ये माइनस है, ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है और फोर्स ये है, तो ये जो नेगेटिव है इट शोज दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड फोर्स बिटवीन देम इज F, और इनके बीच में जो फोर्स F है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव शोज द डायरेक्शन दैट इट इज एन अट्रैक्टिव सिस्टम। इफ 20% ऑफ चार्ज ऑन वन इज ट्रांसफर टू द अदर, मान लीजिए इसमें से 20% आपने कम किया, तो अब आपका जो डायग्राम है वो मॉडिफाई हो जाएगा, आप इसमें से चार्ज जो है 20% कम कर रहे हैं, आप इसमें से 20% कम कर रहे हैं, 20% होता है 20/100, 20% होता है 20/100, 20/100 में आप देखो 0 0 कट जाएगा, इट्स 2 5 10, 2 5 तो Q/5 जो है चार्ज जो है आप 20% होता है, Q में से आप Q/5 माइनस कर रहे हो, यू आर लेफ्ट विद वो जो चार्ज है वो इस पे ट्रांसफर होगा, तो इस पे चार्ज माइनस Q था, अब वो इस पे आ जाएगा, तो ये चार्ज इस पे ऐड हो जाएगा प्लस Q/5, अगर इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया तो उसमें वो ऐड हो जाएगा। अब इस पे चार्ज कितना बचेगा, इट इज 5Q माइनस Q, इट इज 4Q डिवाइडेड बाय 5, और यहां पे आप देख लीजिए माइनस Q एंड माइनस 5Q प्लस Q इज माइनस 4Q डिवाइडेड बाय 5 सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस। अब आपको बोल रहा है नया फोर्स क्या होगा, तो नया फोर्स होगा F डैश, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 हो गया 16Q स्क्वायर बाय 25 R स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर F के बराबर है, तो आपका F डैश जो है वो F डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R, इट इज 16/25 टाइम्स, तो 16/25 टाइम्स F should be the right answer of this question. Question number next. A small block is shot into each of the 4 tracks as shown below. Each of the tracks rises to the same height. ये IIT का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो फिर ईच ऑफ द ट्रैक्स राइजेस टू द सेम हाइट, तो सबकी हाइट जो है वो सेम है, हर एक ट्रैक का जो हाइट है वो हाइट जो है वो चारों केसेस में सेम है, हाइट इज सेम इन ऑल द 4 केसेस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। The speed with which the block enters the track is the same in all cases. हर एक ट्रैक में जिस स्पीड से ब्लॉक जा रहा है वो सेम है। All at the highest point of the track the normal reaction is maximum mean। आपको बोलना है इन 4 केसेस में
हाईएस्ट पॉइंट में, मतलब ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन किस में मैक्सिमम होगी, तो यू हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन किस केस में मैक्सिमम होगी। तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन लाइज इन द फैक्ट दैट अगर आप एक सर्कुलर ट्रैक देखते हैं, अगर आप एक सर्कुलर ट्रैक देखते हैं और इस सर्कुलर ट्रैक पे मान लीजिए ब्लॉक यहां पे पहुंच गया, तो ये ब्लॉक है, इसकी स्पीड यहां की तरफ v है, तो वेट हियर इज डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे, और ये दोनों इसको सेंटर की तरफ एक फोर्स प्रोवाइड करेंगे जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहां पे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो N प्लस mg विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया इसका मास v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां आप देख लीजिए, ये हो गया mv स्क्वायर बाय r प्लस mg। अब जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा या कम, वहां नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हियर टू आर। तो जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उसका नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में कम है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तरीका ये मैं आपको बोल दूं, अगर इतना बड़ा आपका सर्कुलर पाथ, उसका इस हिसाब का ये जो है शेप है, तो उसका रेडियस ज्यादा होगा। जैसे जैसे ये ऐसे हो जाएगा वैसे वैसे जो रेडियस है वो कम होता जाएगा। तो इसका रेडियस कम है और इसका रेडियस ज्यादा 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 ज्यादा, दैट इज वाई जब स्ट्रेट होगा तो रेडियस विल बी इन्फिनिटी। ठीक है, तो जितना आप ये इसको झुकाओगे, जितना ये झुक जाएगा उतना रेडियस कम, जब रेडियस कम तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा। तो अगर आप देखोगे इन चार में सबसे ज्यादा झुकाव जो है वो इसी में है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम इसमें है, जब सबसे कम इसमें है तो इसी में सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली आईआईटी का क्वेश्चन है बट आपके टेस्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, two springs of spring constant 1500 Newton and 3000 Newton respectively are stretched with the same force. They will have potential energy in the ratio. We have to calculate the ratio of potential energies. तो potential energy का फॉर्मूला होता है half of kx square। इस पैटर्न का और एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। अब क्योंकि ये two springs of spring constants it is 1500 Newton and 3000 Newton respectively are stretched with the same force. Force involved सेम है बट इक्वेशन में कहीं फोर्स नहीं है, तो इसको फोर्स बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा तो k से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी x से क्यों, फोर्स बनाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई भी k से करूंगा और डिवाइड भी k से करूंगा। तो ये इक्वेशन बनेगा हाफ ऑफ इट इज k स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाय k। सर आपने ये क्यों किया, क्योंकि हमें पता है फोर्स होता है बराबर kx, फोर्स होता है बराबर kx, तो k स्क्वायर x स्क्वायर हो गया आपका f स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k। तो मैंने उस सिस्टम में लाया जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो फोर्स के सिस्टम में दे आर बीइंग स्ट्रेचड विद द सेम फोर्स, तो इसलिए मैंने ऊपर भी k से मल्टीप्लाई नीचे भी k, तो ये k स्क्वायर x स्क्वायर जो है, k स्क्वायर x स्क्वायर जो है आपका वो f बना और फिर उस पर स्क्वायर आया। अब फोर्स सेम है, 2 सेम है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जब इनवर्स रिलेशन है तो मैं लिखूंगा u1 by u2 इज इक्वल k2 by K1। K2 आपका अगर आप देखोगे दूसरी स्प्रिंग का जो है दैट इज 3000 और पहली स्प्रिंग का जो आपका है दैट इज 1500। ये दो जीरो निकल गए, इट्स 2:1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2:1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज point P lies on the axis of a dipole. If the dipole is rotated by 90 degree anti-clockwise, the electric field vector E at point P will rotate by. Again a very important numerical. देख लीजिए, अगर आप एक डायपोल लेते हैं, this is minus Q here and this is a plus Q here, तो उसका डायपोल मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होता है। और अगर आप एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए दिस इज द पॉइंट हियर, तो यहाँ पे एक्सिस पे, एक्सियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। दिस इज जो हमने पढ़ा है कि डायपोल के एक्सियल एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होता है जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल, पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल इफ द डायपोल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आपने जो इस डायपोल को, आपने इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। जब आपने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो डायपोल मोमेंट ऐसे डेवलप हो जाएगा। सो दिस विल बी द डायपोल मोमेंट। अब आपसे क्या पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट P विल रोटेट बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट P पे रोटेट किस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मुझे बोलिए, जब आप डायपोल को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करोगे, अब ये इसके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस बना। ये अगर परपेंडिकुलर एक्सिस है, आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली डाउनवर्ड्स होगा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेफिनेटली डाउनवर्ड्स होगा, अब आप बोलिए इन कंपैरिजन टू द इनिशियल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, अब वो रोटेट हुआ टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। आंसर शुड बी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इज द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, two cars of masses m1 and m2 are moving in circles of radii r1 and r2 respectively. Their speeds are such that they make complete circles in the same time. तो सेम टाइम में वो कंप्लीट सर्कल्स, द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर ये सेम टाइम की बात कर रहा है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि इसमें फायदा है, क्योंकि ओमेगा में टी खुद आ जाएगा। तो ओमेगा होता है 2π/t, टी जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप यहां ओमेगा देखोगे दैट्स 2π/t, और ये बनेगा 4π² डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। ये सारी चीज कांस्टेंट होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो फिर आपका जो है आपको निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस इज, वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन द सेकंड केस इज इक्वल टू r1 by r2 is the right answer of this question. r1 by r2 ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, a block of mass 2 kg is free to move along the x-axis. It is at rest, and from t equals 0 onwards, it is subjected to a time-dependent force in the x direction. So it's a force time करो, and फिर हमसे क्या पूछ रहा है, the force t varies, the force f function of t varies with time as shown in the figure. The kinetic energy of the block after 4.5 seconds. तो हमें यहाँ kinetic energy निकालनी है। तो आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए that area under ft curve, area under ft curve, area under ft curve, force time graph जो होता है एफ टी कर्व जो है, फोर्स एरिया अंडर एफ टी कर्व जो है वो आपको हमेशा चेंज इन मोमेंटम देता है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर मैं एरिया इसके अंडर निकाल पाया वो मुझे चेंज इन मोमेंटम देगा। तो चेंज इन मोमेंटम में आपका बॉडी जो है, अ ब्लॉक ऑफ दिस इज फ्री टू दिस, इट स्टार्ट्स एट रेस्ट। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, तो सिर्फ फाइनल मोमेंटम है, और फाइनल मोमेंटम जो है, फाइनल मोमेंटम हमें आराम से यहां कैलकुलेट हो सकता है। अगर फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट हुआ तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी एज पर द फॉर्मूला खुद ही बाहर आ जाएगी। अब हमें एरिया अंडर एफ टी करो निकालना है, वो चेंज इन मोमेंटम देता, बट चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम आपका आराम से आ जाएगा। अब एरिया क्या है इसका, एरिया निकालने के लिए अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो इट्स हाफ ऑफ बेस भी पता है, अल्टीट्यूड भी पता है, बट इस ट्राइंगल का बेस तो पता है बट अल्टीट्यूड नहीं पता है। आप अल्टीट्यूड कैसे निकालोगे, तो मान लो ये एंगल अगर यहां थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये बिल्कुल दो दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो दे आर इक्वल। तो यहां का tan थीटा यहां के tan थीटा के बराबर होना चाहिए। मान लो ये परपेंडिकुलर यहां पे P है, तो यहां का tan थीटा जो है, यहां का tan थीटा मैं अब यही कैलकुलेट करता हूं, इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहां 4 है और परपेंडिकुलर हियर इज 4 एंड बेस अगर आप देखोगे दैट बेस इज हियर 3 इज इक्वल टू, अब यहां का परपेंडिकुलर P है और यहां का बेस जो है दैट इज 3 और 4.5 में 1.5, तो 1.5 है यहां पे 1.5, सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, दिस एन एरर। तो मैं यहां लिख दूं 4, इट इज tan थीटा, यहां का tan थीटा इट इज 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3, और यहां का tan थीटा इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दैट इज 1.5। तो मैं लिख सकता हूं इट इज 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल, इट इज 10p डिवाइडेड बाय 15, इट इज 5 3s are 15, 3 5s are 15 सॉरी, एंड 5 2s are 10, 2 2s are 4, तो आपका P जो है वो 2 मिला, तो ये आपका 2 मिला। अब हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो एरिया आपका किसके बराबर है, एरिया हो गया बराबर हाफ ऑफ बेस, बेस यहां पे देख लीजिए दैट इज 3, अल्टीट्यूड यहां देख लीजिए दैट इज 4, देन माइनस, सर माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एरिया, अगर ये पॉजिटिव एरिया है तो ये नेगेटिव एरिया है। अगेन हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस और हाफ ऑफ बेस, अगर आप बेस देखेंगे दैट इज 1.5, 1.5 फिर से वही हो गया 15 by 10, 15 by 10 मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड दैट इज 2, 15 by 10 एंड अल्टीट्यूड जो है वो 2 है, इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम, तो मैं लिखूंगा फिलहाल फाइनल मोमेंटम यहां पे। तो आप देख लीजिए इट इज 2 2s are 4, देन इट इज हियर इट इज 2 5s are 10, 5 3s are 15, और ये 3/2 हुआ, तो ये हुआ 3 2s are 6 minus 1.5
इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो 6 माइनस 1.5 होता है बराबर 4.5 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। 4.5 होता है 9/2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम जैसे आया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा बराबर मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है p स्क्वायर बाई 2m। तो मोमेंटम स्क्वायर हो गया 9/2 का होल स्क्वायर, और फिर यहां पे डिवाइड बाय है 2, मास ऑफ द ब्लॉक दिया है, मास ऑफ द बॉडी दिया है 2। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल 81 divided by 4 to the 8, 16। तो 81/16 should be the right answer, but 81/16 nearly होता है 5 point something, yes 5.06, 5.06, then it is a joule। So this is the final kinetic energy, तो 5.06 joule, very important question। Question number next। If the momentum of a body is increased by 50%, the percentage increase in the kinetic energy is। तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मोमेंटम 50%, तो मैं मानता हूं इनिशियल मोमेंटम जो है वो p है, तो फाइनल मोमेंटम 50% इंक्रीज होने का मतलब 50 p प्लस 50% होता है 50% ऑफ p। तो मोमेंटम फाइनल होना चाहिए 0 0 कट गया, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस दिस इज 3/2 टाइम्स p। तो दिस इज फाइनल मोमेंटम एंड दिस इज इनिशियल मोमेंटम। हमें द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी होता है बराबर p स्क्वायर बाई 2m। अगर आप देखोगे प्रोपोर्शनलिटी इज डायरेक्ट स्क्वायर पे, तो अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव अस द आंसर। तो इसको मैं यहां कैरी करूंगा। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बदले में फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर लिखूंगा, तो फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर हो गया 3/2 का p स्क्वायर माइनस हो गया p स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज के लिए। तो ये हुआ 9/4, दिस इज 9/4 माइनस 1 p स्क्वायर कैंसल आउट होगा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हुआ 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि ये हुआ 4 और 5/4। तो यहां आप देखोगे 425 इट्स 100 एंड 25 multiplied by 5 is 125% should be the right answer of this question। 125% should be the right answer of this question। Question number next is द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो इस कॉम्बिनेशन का हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो यहां पे जो है दिस इज a हियर एंड दिस इज 0। तो सिंपल सी बात है, x एक्सिस पे आप a चले हो और y एक्सिस पे 0। यहां 2 क्यों है, यहां माइनस क्यों है, यहां माइनस क्यों है, और ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे ये a है। हमें डाइपोल मोमेंट इस कॉम्बिनेशन का निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट में आपको 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होनी चाहिए। देखिए ये माइनस क्यों है, ये प्लस 2 क्यों है, ये माइनस क्यों है, +2 क्यों। तो ये माइनस क्यों प्लस क्यों, एक डाइपोल यहां डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा। माइनस क्यों प्लस क्यों, माइनस क्यों, यहां आपको एक प्लस क्यों लेना पड़ेगा। तो डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन ऑफ द चार्ज दैट इज क्यू मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन इज ए। तो और उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इसी तरह ये माइनस क्यू प्लस क्यू ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, तो अगेन इट इज क्यू ए। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये है, बट इसने वेक्टर इक्वेशन में लिखा है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट ये हो गया -i और ये हो गया -j। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी QA and then it should be -i cap minus j cap should be the right answer of this question। तो QA -i cap divided by -j cap। तो option number 3 is the right answer for this question। Question number next is a bullet is fired from the gun and the gun recoils। तो बुलेट गन से बाहर आई और गन ने रिकॉइल किया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल शैल बी, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल निकालना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए, जब गन और बुलेट सिस्टम की आप बात करते हैं, जब आप एक गन और बुलेट सिस्टम की बात करते हैं, तो बुलेट जब आगे निकलती है, उसका कुछ मोमेंटम होता है जो आगे जाने वाला होता है, और गन का भी वही मोमेंटम बैकवर्ड्स होना चाहिए। सो दैट दिस मोमेंटम, इस मोमेंटम को कैंसल आउट करके फाइनल मोमेंटम बी सिस्टम का 0 और इनिशियल मोमेंटम बी सिस्टम का 0। दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जिस मोमेंटम से बुलेट आगे जाता है उसी मोमेंटम से गन रिकॉइल करता है। बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होती है क्योंकि उसका मास कम है, और गन का मास ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी कम होती है, तो मोमेंटम इज सेम। अब आप देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी होता है बराबर मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m।
तो मोमेंटम तो दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्वड। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब आप देख लीजिए, अगर मास ऑफ गन ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल कम होना चाहिए, वेरी सिंपल। मास ऑफ द बुलेट जो है वो ज्यादा, उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, जबकि मास ऑफ द गन अगर आप देखोगे वो बुलेट से ज्यादा होता है। जब मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल गन का लेस होना चाहिए। तो इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गलत है, नो चेंज गलत है, मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट गलत है, लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन should be less than that of bullet recoil वाला। Which of the following statements is true for work done by conservative forces? तो ये बिल्कुल आपका एक conceptual question है, आपको पता होना चाहिए conservative forces की properties क्या है। Based on that, तो conservative force it does depend on the path taken, बिल्कुल ये path it does not depend on path, तो ये path पे depend नहीं करता है बिल्कुल। इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फाइनल इनिशियल एनर्जी फंक्शंस, आपको पता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। इट कैन बी रिकवर्ड कंप्लीटली, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स, तो यहाँ पे सेंट्रल फोर्स यूज किया है टर्म, देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैकेनिकल एनर्जी। तो जैसे ही दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा वही कर सकता है जिसको कंसेप्ट क्लियर हो। जब भी आप देखोगे कहीं पे सेंट्रल फोर्सेज का जो नाम जब लिया जाए तो ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, दे आर कंजर्वेटिव। और अगर फोर्स सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो वैलिड है। सर व्हाट अबाउट एंगुलर मोमेंटम? अब अगर आप ये सेंट्रल फोर्स की बात करें, अगर आप अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स एंड सन की बात करें, मान लीजिए ये सन है और ये सन और अगर ये प्लैनेट है, तो इसमें जो बोला गया है अंडर द एक्शन ऑफ द सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है जो अलोंग द रेडियस ही एक्ट करता है। तो ये इसका अलोंग द रेडियस एंड अलोंग द दैट लाइन विच इज ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, तो सेंट्रल फोर्स उसी लाइन से एक्ट करता है। जब वो उसी लाइन से एक्ट करता है तो उस लाइन पे एक्ट करने की वजह से दैट विल नॉट प्रोवाइड एनी टॉर्क। तो सेंट्रल फोर्स इस केस में कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं होता है, नो टॉर्क इज प्रोवाइडेड। तो सेंट्रल फोर्स अगर एक्ट करता है तो अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट में जब वो एक्ट करेगा तो नो टॉर्क इज प्रोवाइडेड। अगर टॉर्क प्रोवाइड नहीं होता है तो आप सबको पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। तो सेंट्रल फोर्स जैसे यूज किया गया टर्म सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव और फिर सेंट्रल फोर्सेस एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग, देयरफॉर नो टॉर्क इज प्रोवाइडेड। व्हेन नो टॉर्क इज प्रोवाइडेड तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी वैलिड है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम एंड मैकेनिकल एनर्जी जो है दोनों जो है वैलिड है, देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द वर्क डन in moving a particle under the effect of a conservative force from position A to position B is 3 joule, from position A to position B is 3 joule। यहां से यहां मूव करने में 3 जूल है और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। पार्टिकल अंडर कंजर्वेटिव फोर्स में A से B 3 जूल है, A to B is 3 जूल एंड फ्रॉम B to C, अगर आप B to C देखोगे तो 4 जूल है। उसके बाद वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम A to C, तो आपको A to C निकालना है। तो फिलहाल अगर इस साइक्लिक बनाओ तो वर्क डन इन द प्रोसेस दैट इज AB, अगर मैं A से B चला देन प्लस that is BC and then plus that is CA should be 0, क्योंकि कंप्लीट साइक्लिक पाथ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन जो है वो नेट 0 होता। तो AB में 3 जूल है प्लस BC में दिया है 4 जूल प्लस WCA जो है वो दिया है 0, तो ये हुआ 7। WCA जो है इट्स -7 जूल, बट आपको CA नहीं निकालना है, आपको AC निकालना है। तो जब आप इसको रिवर्स कर दोगे AC तो ये बनेगा 7 जूल शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन number second is the right answer. Question number next. A uniform chain has a mass m and length l. It is held on a frictionless table with 1/6 of its length hanging over the edge. तो अगर मैं यहाँ एक टेबल बनाता हूँ, this is a table like this, और उस पर एक यूनिफॉर्म चेन है जिसका मास m और लेंथ l है, तो दिस इज चेन लाइक दिस। तो अगर ये चेन जो है अब ये हैंग कर रही है इस टेबल पे, तो क्या दिया है
ए यूनिफॉर्म चेन हैज अ मास m एंड लेंथ l। तो इसका टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है, और ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, टोटल लेंथ पे टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज हेल्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल विद 1/6 ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज। तो l/6 पार्ट जो है इसका, l/6 पार्ट जो है इसका हैंगिंग है। अगर l/6 पार्ट हैंगिंग है तो उसका मास भी m/6 होना चाहिए। अगर l/6 पार्ट हैंगिंग है तो उसका मास भी m/6 ही होना चाहिए। द वर्क डन इन जस्ट पुलिंग द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल इज। तो जो हैंगिंग पार्ट है इसको बैक ऑन द टेबल पे लाने पे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन ये है कि वर्क डन होना चाहिए यहां पे, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इनिशियली भी ये रेस्ट में ही है, फाइनली भी ये रेस्ट में ही, तो काइनेटिक एनर्जी का तो कोई चेंज ही नहीं है। बट फाइनली भी आप इसका जो पोटेंशियल एनर्जी देखोगे, और इनिशियली रेफरेंस के हिसाब से, रेफरेंस हम यहाँ पे जो है हम मान लेते हैं कि रेफरेंस हमारा टेबल ही है, तो आई विल सिलेक्ट दिस इज माय रेफरेंस। रेफरेंस इज इटसेल्फ द टेबल, द सरफेस ऑफ द टेबल। तो पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस इज अ मस्ट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप डिस्कस करते हो इट इज डिस्कस्ड ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस। तो रेफरेंस के नीचे अगर आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, रेफरेंस पे 0, रेफरेंस के ऊपर पॉजिटिव, ये आपने पढ़ा होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इस चेन को पूरा टेबल पे लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे इनिशियली इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या था और फाइनली क्या है, द डिफरेंस विल गिव द आंसर। अब आप देख लीजिए, अगर l/6 पार्ट हैंगिंग है तो इट इज एन एक्सटेंडेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इनमें हम जो है हम सेंटर ऑफ मास की बात हमेशा करते हैं। तो अगर l/6 पार्ट हैंगिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास किस हाइट पे होगा, उसका सेंटर ऑफ मास किस डेप्थ पे होगा, टेबल के रेस्पेक्ट में कितना नीचे होगा, तो वो होना चाहिए l/12, क्योंकि इसका आधा, ठीक है, लेंथ का आधे पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब हम सेंटर ऑफ मास को ऊपर खींचते हैं इन कंपैरिजन द टोटल एक्सटेंडेड सिस्टम, हम सेंटर ऑफ मास को ही ऊपर लेते हैं। दैट इज व्हाट इज द प्रोसीजर इन दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब आप देख लीजिए, वर्क डन हियर विल बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जब आपने पूरी चेन को टेबल पे लिया, क्योंकि रेफरेंस टेबल ही है और उस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, फिर फॉर्मूला का माइनस और फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, आप रेफरेंस से नीचे हो तो वो डेफिनेटली माइनस है। अब आप वैल्यूज ड्रॉप करिए, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, मास उस सिस्टम का जो नीचे है वो m/6 है। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट सेंटर ऑफ मास की, वो नीचे है ओनली l/12, क्योंकि l/6 लेंथ है बट सेंटर ऑफ मास l/12 नीचे है। तो माइनस और माइनस यहां कट के w हो जाएगा आपका mgl divided by 12 6 72. So mgl/72 should be the right answer. mgl/72 is the right answer for this question. Question number next is, two spherical conductors A, B and C have equal radii and carrying equal charges on them repel each other with a force F. तो आपके पास दो स्फीयर्स है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स B एंड C। आपके पास दो आइडेंटिकल स्फीयर्स, मतलब उनके रेडियस, उनका सब कुछ बराबर है, कैरिंग इक्वल चार्जेस, दोनों पे बराबर चार्जेस है, इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, रिपल ईच अदर विद अ फोर्स F, और एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं विद अ फोर्स F व्हेन केप्ट एट सम डिस्टेंस अपार्ट। A third spherical conductor having same radius and as that of B, तो थर्ड स्फीयर सेम रेडियस B के हिसाब से कैरी कर रहा है तो वो C के बराबर भी हुआ, बट अनचार्ज्ड, पहले उस पे चार्ज नहीं है, तो थर्ड स्फीयर आपका C है, अनचार्ज्ड है, इस पे चार्ज बिल्कुल इनिशियली 0 है, इज ब्रॉट इन कंटैक्ट विद B, देन ब्रॉट इन कंटैक्ट विद C, पहले B के साथ लाया फिर C के साथ लिया, देन फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, फिर दोनों से रिमूव किया गया। द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन B एंड C इज, अब आपको बोलना है B एंड C में जो रिपल्शन जो है वो कितना होना चाहिए। तो टू आइडेंटिकल स्फीयर्स B एंड C, ठीक है। फिर लिखा है थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग सेम चार्ज एज दैट ऑफ B बट अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद B एंड देन C। तो इसका नाम मैं रखता हूं, इस स्फीयर का मैं नाम रखता हूं बच्चों, तो इस पे चार्ज जो है इनिशियली, तो ये थर्ड स्फीयर मैं मानता हूं इसका नाम A है और इनिशियली इस पे चार्ज जो है 0 है। तो आपको अब पहले इनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन था वो F था, वो हम सबको पता है, दैट इज KQ/R², KQ²/R², इनिशियली फोर्स ऑफ रिपल्शन इनके बीच में था, तो वो मैंने डाल दिया। अब पहले आपने इसको इसके साथ टच कराया, जब आपने इसके साथ टच कराया तो आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा कि आप टोटल सिस्टम का चार्ज देख लीजिए, टोटल चार्ज हो गया Q+0, दैट्स Q+0 इज Q। फिर आप जब सेपरेट करोगे तो इक्वली डिवाइड होगा, तो इस पे बचेगा Q/2, इस पे बचेगा Q/2, तो अब जो आपका B है उस पे चार्ज जो बचेगा दैट इज Q/2। तो Q/2 जो है, अब इस पे भी A पे भी Q/2 बचा है, वो इसके साथ जब टच करेगा तो अब इस पे चार्ज Q/2 आया, जब आप इसके साथ टच कराओगे तो इट्स Q/2 + Q, दैट इज 3Q/2। 3Q/2 जब आप सेपरेट करोगे वो डिवाइड होगा तो इस पे उसका आधा बचेगा, तो अब C पे बचेगा 3Q/4।
अब जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस हमें वो कैलकुलेट करना है। तो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी एफ डैश, दैट विल बी के, देन Q1 Q2 दैट इज Q2 Q/2 इंटू 3/4 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो अगर आप एफ डैश यहां कैलकुलेट करोगे दैट इज K/R स्क्वायर, तो ये हो गया बराबर 3/8 Q स्क्वायर, 3/8 Q स्क्वायर। तो K/Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर है, जो K/Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर है वो F के बराबर है। तो आपका F डैश डेफिनेटली होना चाहिए 3/8F। 3/8F इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3/8F। फिर से मैं एक बार समझाता हूं, देखिए पहले इस पे चार्ज क्यों, इस पे चार्ज क्यों, ये अनचार्जड है। जब आप टच कराओगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, सिस्टम पे टोटल चार्ज ऐड करो तो Q + 0 होता है। Q डिवाइडेड बाय, जब सेपरेट करोगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि स्फीयर सेम डायमेंशन के है, तो इस पे Q/2 रहेगा, इस पे Q/2, वो मैंने सीधे यहां लाया और इस पे Q/2 है। जब Q/2 इसके साथ टच करेगा तो अब सिस्टम पे चार्ज आया Q/2 + Q दैट इज 3Q/2। फिर सेपरेट करने पे फिर से आधा, 3Q/2 का आधा होता है 3/4Q। तो ये 3/4Q कैरी करेगा, बट मुझे इसका चार्ज चाहिए वो भी 3/4Q है। फिर से फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप करके आपका रिलेशन अर्लियर के साथ 3/8F जो है डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 2 points P and Q are maintained at potentials of 10 volt and -4 volt respectively. The work done in moving 100 electrons from P to Q. Again a very important question. तो आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट आपका P है और दूसरा पॉइंट आपका Q है। Are maintained at the potentials of 10 volt और इस पे जो पोटेंशियल है वो -4 वोल्ट है। फिर रेस्पेक्टली the work done in moving 100 electrons from P to Q. अगर आप यहां से यहां 100 इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं, आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो आपको पता होना चाहिए दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन जो है दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इज इक्वल चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है। तो चूंकि स्केलर सिस्टम में चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, ये आप कभी भूलना नहीं, यहां बच्चे गलती करते हैं। तो -100 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -100 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपका 4 वोल्ट है, माइनस हो गया इनिशियल दैट इज 10। तो वर्क डन आपका हो जाएगा, ये हुआ -+14, तो ये -+14 -14 हुआ, बट माइनस इंटू माइनस को प्लस बना देगा। तो इट इज +14 इंटू 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले आंसर जो है वो प्लस में होना चाहिए, तो नेगेटिव दोनों जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो +2 ही बचते हैं। अगर आप 14 को 1.6 इंटू 100 करेंगे दैट्स अप्रोक्सीमेटली 2.24 इंटू 10⁻⁻16 जूल इज द राइट आंसर। तो यहां बच्चे गलती करते हैं, ये माइनस अगर नहीं आप लिखोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली ये -14 की वजह से माइनस आएगा और इन दो में आपका ये जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद डेवलप होगा। बट अगर ये स्केलर सिस्टम है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ मस्ट एंड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई माइनस यहां ड्रॉप करना आप भूलना नहीं। A point charge Q1 exerts a force F upon another charge Q2. तो आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है, one is Q1 and another is Q2. तो a point charge Q1 exerts a force F upon another charge. मान लो ये सिमिलर है तो ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है F। फिर क्या बोल रहा है, if one another charge Q3 be placed quite nearer to Q2. अब आपने एक नया चार्ज Q3 लाया और वो nearer to Q2 पे आपने रखा, nearer to Q2 रखा, then the force that Q1 exerts on the charge Q2 will be. अब आप बोलो Q1 इस पे कितना फोर्स बनाएगा? Q1 तब भी F ही बनाएगा क्योंकि दिस इज व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। आपने पढ़ा होगा सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एज इफ द अदर चार्जेस आर एब्सेंट, नो डाउट इट इज हियर। अगर वो क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q2, तब इसका इफेक्ट लेके हम नेट फोर्स निकालते हैं, मगर वो हमसे पूछ रहा है हमने चार्ज तो प्लेस किया इसके नजदीक, मगर अब बोलो Q1 कितना फोर्स Q2 पे एस्टैब्लिश करेगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि आप चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जो है कितना भी उसमें आप डेवलप कराओ, बट जो दो चार्जेस के बीच में एट अ टाइम फोर्स होता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं दो चार्जेस पे ही डिपेंड करता है, सराउंडिंग चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर शुड बी F। नेट फोर्स बोलता तो हम बोलते अकॉर्डिंगली हम वेक्टर इक्वेशंस डेवलप करके नेट फोर्स कैलकुलेट करते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 point positive charges of same magnitude. So 4 point positive charges of same magnitude are placed at 4 corners of a rigid square frame as shown in the figure. The plane of the frame is perpendicular to z axis. तो the plane of the frame, अगर बोर्ड में आपको ये स्क्वायर जो प्लेन जो बोर्ड का है उसमें ये स्क्वायर है और z एक्सिस मान लो यहाँ पे आपका जो है द प्लेन ऑफ द फ्रेम इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, तो ये आपकी z एक्सिस है। दिस इज योर z एक्सिस और xy प्लेन में आपका बोर्ड है और डायग्राम भी जो आप देख रहे हैं। द प्लेन ऑफ द फ्रेम इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, तो z एक्सिस ये है। इफ ए नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस z, तो ये z एक्चुअली यहाँ है,
अब बोर्ड में, चूंकि 2 डायमेंशनल है, हमने यहां दिखाया है, एक्चुअली z एक्सिस यहां है और यहां पे एक चार्ज है, और z जो है ना वो लेस देन l है। तो ये z जो है वो ज्यादा दूर नहीं लिया नेगेटिव चार्ज, हमने यहां कहीं इतना दूर प्लेस नहीं किया है, वो बिल्कुल बहुत क्लोज है एंड इज लेस देन l। इफ अ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस z अवे फ्रॉम द अबव फ्रेम, z लेस देन l, देन हमें बोलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए, जब आप यहां चार्ज कहीं प्लेस करोगे z एक्सिस पे, अब यहां दिखाया गया, तो मैं भी यहीं पे दिखाऊं, एक्चुअली वो है यहां, बट यहां अगर दिखाऊं तो यहां अगर माइनस क्यू चार्ज है, तो यहां अगर माइनस क्यू चार्ज है तो ये प्लस क्यू भी अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू भी अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू भी अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस क्यू भी अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज यहां है और वो सारे चार्ज उसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स अंदर की तरफ जाएगा और वो इस बोर्ड से पीछे चला जाएगा z एक्सिस पे। जब वो अंदर जाएगा तो जब दूर जाएगा तो फिर से ये पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स बाहर की तरफ, सो वो ऑसिलेट करेगा, क्योंकि z इज लेस देन l, वो बिल्कुल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी जो z एक्सिस पे चार्जेड पार्टिकल ऑसिलेट कराएगा, और वो ऑसिलेशंस परफेक्टली यहां सिंपल हार्मोनिक होंगे। द रीजन फॉर दैट इज दैट z इज लेस देन l, ये आपने पढ़ा होगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑसिलेट्स अलोंग द z एक्सिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये चार चार्जेस उस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स बनाएंगे और उसको अंदर लेंगे, मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, क्योंकि उसने मोशन गेन किया होगा, पीछे की तरफ जाएगा, फिर से फोर्स डेवलप होगा टुवर्ड्स आगे की तरफ, और इस तरह से ऑसिलेट करेगा। बट वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होगा वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे z जो है वो लेस देन l है। फिर यहाँ उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है दैट नेगेटिव चार्ज ऑसिलेट्स अलोंग द z एक्सिस इज द राइट आंसर। इट मूव्स अवे फ्रॉम द फ्रेम, बिल्कुल गलत है। नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट होगा, फ्रेम से रिमूव कैसे होगा? अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो रिपल होकर बाहर चला जाता। इट मूव स्लोली टुवर्ड्स द फ्रेम एंड स्टेज इन द प्लेन ऑफ द, रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं, कोई रोकने वाला है नहीं। इट पासेस थ्रू द फ्रेम ओनली वंस, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ऑसिलेट करेगा जो आपने ऑसिलेशंस पढ़ी होती है। अ कार ऑफ मास m is driven with constant acceleration a along a straight level road against a constant external resistive force r when the velocity of the car is v, the rate at which the engine of the car is doing work will be। तो इसका सोल्यूशन जो है, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक कार मान लीजिए आप, सो दिस इज द कार हियर ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक दिस। तो मान लीजिए आपके पास एक कार है, वो ये है, और इट्स ड्रिवन कार ऑफ मास m, इसका मास m है, इज ड्रिवन विद कंस्टेंट विद एक्सेलरेशन a along द स्ट्रेट लेवल रोड। तो विद एक्सेलरेशन a आगे जा रहा है अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस, तो रेजिस्टिव फोर्सेस इसमें जो है r है। तो अगर एक्सेलरेशन आगे है तो सीधी सी बात है कोई फोर्स उसको आगे खींच रहा है, अगेंस्ट कंस्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स r व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज v। अगर इस कार की जब वेलोसिटी v थी तो हमें बोलना है द रेट एट विच द इंजन ऑफ द कार इज डूइंग वर्क, जो इंजन जो है किस रेट पे वर्क कर रहा है। तो अगर आपको इंजन का ये निकालना है तो दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नथिंग दैट इज पावर, एंड पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर हमेशा होता है, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क कुछ नहीं होता, दैट्स पावर, एंड पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो एक्चुअली एफ डॉट वी होता है एफ पी कॉस थीटा, फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन होने की वजह से थीटा जीरो, तो पावर हो गया फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब ये फोर्स कितना है, वेलोसिटी ड्रॉप करके हमारा आंसर आएगा। अब आप देख लीजिए, आगे फोर्स पीछे रेजिस्टिव फोर्स, तो आपने पढ़ा होगा फोर्स माइनस फोर्स, तो आगे का फोर्स F और पीछे का फोर्स R, और ये फोर्स इससे ज्यादा है तभी जाके वेलोसिटी आगे है, तो F माइनस R इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F इमीडिएटली मिला हमें, इट इज R प्लस ma। जब F मिला तो पावर हो गया फोर्स इनटू वेलोसिटी, आपका फोर्स जो है दैट इज R प्लस ma मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। सो दिस शुड बी द राइट आंसर, R प्लस ma इनटू v इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। हमारे पास एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसका मास 2 kg है, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन द फिगर। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन द पार्टिकल, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस वर्क एनर्जी थ्योरम है, इट इज ऑलवेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mu स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे ये m/2 बाहर आ जाएगा तो इट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हम देखेंगे फाइनल वेलोसिटी कितनी है और इनिशियल कितनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी तब होगा जब टाइम इनिशियल होगा, तो टाइम एक्सिस ये है और ये वेलोसिटी की एक्सिस। जब टाइम इनिशियली जीरो है, जब टाइम आपका जीरो है, जब आपका टाइम जीरो है तो आपका वेलोसिटी आपको दिख रहा है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी b जो है आपका, जब टाइम जीरो है तो आपका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, ग्राफ से ही पता चल रहा है। और जब आपका फाइनल टाइम आया 2 सेकंड्स, जब आपका फाइनल टाइम आया 2 सेकंड्स तो आपकी वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, एंड फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, ग्राफ में क्लियर है। जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, और जब टाइम फाइनल हो गया तो वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो गई। तो वर्क हो गया बराबर 2/2, देन फाइनल वेलोसिटी
वेलोसिटी हो गया 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 स्क्वायर और ये हुआ 400, तो 2 कैंसल आउट होके आपका वर्क हो जाएगा -400 जूल शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। -400 जूल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज mass of mkg is suspended by a weightless string. The horizontal force that's required to displace it until the string makes angle of 45 degree with the initial vertical direction is। तो ये क्वेश्चन जो है ये ऐसा है कुछ कि आपके पास एक ऐसा थ्रेड और ब्लॉक सिस्टम है जिसमें ब्लॉक का मास m है। अब आपको बोल रहा है कि हमें कितना फोर्स देना है कि ये ब्लॉक डिस्प्लेस होके यहां पे चला जाए और ये एंगल जो यहां स्वीप करे दैट इज 45 डिग्री। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें कितना फोर्स देना पड़ेगा कि ये 45 डिग्री पे जो है आके रेस्ट में आ जाए। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं मानता हूं स्ट्रिंग का लेंथ L है तो इमीडिएटली ये जो कंपोनेंट स्ट्रिंग का यहां से आ जाएगा, इमीडिएटली जो कंपोनेंट यहां से आएगा दैट विल बी L cos 45। तो L cos 45 होता है L/√2 और यहां से भी कंपोनेंट जो आएगा L sin 45 एंड बाय द वे sin 45 cos 45 सेम होता है। अब आप देख लीजिए जब ये यहां चला गया तो इसने कुछ हाइट पकड़ ली इन कंपैरिजन टू द इनिशियल जो इसकी लेवल थी और इन कंपैरिजन टू द फाइनल लेवल थी, इसमें कुछ हाइट आ गई और वो हाइट जो है दैट हाइट जो है तो दैट इज सिंपली यहां से यहां तक ये L है। तो टोटल लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर इज L। तो ये L में से L/2 माइनस L यहां से यहां तक और ये L/2 है तो हाइट हो गया L माइनस L/√2। तो H हो गया बराबर L, ये हुआ 1 माइनस 1/√2। इट इज लाइक दिस। तो H हो गया इमीडिएटली आपका L, देन इट इज √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2। अब जो इस फोर्स ने वर्क किया, जो इसने हॉरिजॉन्टल वर्क किया टुवर्ड्स राइट, वही एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ। तो वर्क डन हियर इज स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट वर्क डन इज फाइनली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक है नहीं। तो वर्क डन कितना है? वर्क डन हो गया फोर्स और वही वर्क में फोर्स और जो वो डिस्टेंस आप देख रहे हो तो इन द सेम डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हुआ फोर्स और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट इज L/√2। फोर्स आगे और डिस्प्लेसमेंट आगे, यहां डिस्प्लेसमेंट जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल एनर्जी इसमें mgh के हिसाब से ये हो गया m मास, फिर g, h आपके पास है दैट इज L एंड देन इट इज √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 कैंसल आउट, L कैंसल आउट, F हो गया बराबर mg, then it is √2 minus 1 is the right answer of this question. mg √2 minus 1 is the right answer for this question. So option number second. तो यहाँ पे सिंपली जो आपने वर्क डन किया, जो आपने हॉरिजॉन्टल वर्क फोर्स ने किया, वो स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 4 point charges minus q, 2q are placed on one at each corner of a square. The relation between q and q for which the potential at the center of the square is 0. तो आप एक स्क्वायर लीजिए और उस पे चार्जेस को प्लेस करिए। तो पहला चार्ज जो है दैट्स माइनस क्यू, ये जो चार्ज है दैट इज अगेन बट स्मॉल क्यू, फिर जो ये चार्ज है दैट इज 2q और ये जो चार्ज है यहां पे दैट इज कैपिटल 2q। तो आपको बोलना है सेंटर पे पोटेंशियल जो है द रिलेशन बिटवीन q एंड q फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0। तो सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे पोटेंशियल 0। तो मैं मानता हूं हर कॉर्नर से जो डिस्टेंस है वो r है और r होने की वजह से आप जो पोटेंशियल है आप आराम से आप निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल आप निकाल सकते हो और वो पोटेंशियल जो है इसकी वजह से पोटेंशियल होता है kq/r। तो k/r तो सब में कॉमन है। देन q जो है एक चार्ज जो है दैट्स माइनस क्यू, दूसरा चार्ज भी है बट स्मॉल माइनस क्यू, फिर आपका जो चार्ज है दैट इज प्लस 2q, फिर आपका जो चार्ज है दैट इज प्लस 2q और यही पोटेंशियल वो बोल रहा है कि ये 0 है। तो k/r वहां से उड़ गया, 0 ही है। तो यहां आप देख लीजिए इट्स माइनस q प्लस 2q, तो ये हुआ ओनली q, इट्स माइनस क्यू प्लस 2q, तो ये हुआ प्लस क्यू। तो स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस q शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्मॉल q या reverse is also true, capital Q is equal to minus q should be the right answer of this question. Option number third is the right answer. Question number next is
A solid sphere of radius r is charged uniformly. At what distance from its center is the electrostatic potential? Half of the potential at the center is. तो this is the most important question. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है. देखिए, a solid sphere of radius r, आपके पास एक solid sphere है जिसका रेडियस r है. तो एक solid sphere है आपके पास, this is a solid sphere and its radius is r. तो मान लीजिए इस पे कुछ चार्ज है, इस पे चार्ज कुछ q है. At what distance from its surface is the electrostatic potential half? Is the electrostatic potential half of the potential at the center? Electrostatic potential is half of the potential at the center. तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बड़ा टिपिकल है और हम एक ही स्टेप में उड़ा देंगे. आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे तो आपने पढ़ा होगा कि सेंटर में पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होता है सरफेस से और फिर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हिसाब से फॉल होता है. तो ये है आपका सरफेस का पोटेंशियल. सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है, के क्यू बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस. जबकि सेंटर का पोटेंशियल होता है 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर. तो मतलब सरफेस पे के क्यू बाई आर स्मॉल आर. तो सरफेस पे जो पोटेंशियल है सरफेस के पोटेंशियल से 1.5 गुना ज्यादा, दैट इज 3/2 टाइम्स दैट ऑफ ऑन द सरफेस. तो सरफेस पे जो पोटेंशियल है ये सरफेस का पोटेंशियल है और ये सेंटर का पोटेंशियल है. सेंटर पे है बराबर 3/2 के क्यू बाई आर. अब आपको बोल रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, चार्जेड यूनिफॉर्मली, दैट इज क्यू. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर? सेंटर से कितनी दूरी पे? सेंटर से कितनी दूरी पे? ये तो यहां सरफेस है, तो सरफेस पे ये पोटेंशियल. सेंटर से कितनी दूरी पे इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर. मान लो वो पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है जहां पोटेंशियल जो है वीपी है और वो हाफ है ऑफ दैट ऑफ द एट द सेंटर. तो आपको वो पॉइंट पी का पोटेंशियल मिला, दैट इज 1/2 ऑफ दैट ऑफ सेंटर. सेंटर पे होता है 3/2 के क्यू बाई आर, where r is the radius, where r is the radius. तो potential at that point जो मिला आपका, that is 3/4 k q by r. अभी तक पूरा मैं लैंग्वेज के हिसाब से जा रहा हूं कि पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 3/4 टाइम्स ऑफ k q by r है. आधा है एक्चुअली सेंटर का और वही हो गया 3/4 ऑफ k q by r. अब अगर आप देखोगे 3/4 होता है 0.75 जो भी है, तो 0.75 जो है वो 0.75 ऑफ k q by r मींस सरफेस से कम. सरफेस से कम कहां होता है? सरफेस से कम पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर में कहीं बाहर वाले पॉइंट पे होता है. तो दिस इज दैट पॉइंट. तो वो पॉइंट कहां लाई कर रहा था? तो सेंटर से जो सेंटर से के कंपैरिजन में जो आपका पोटेंशियल है वो आधा है, तो वो आया 3/4 के क्यू बाई आर. बट 3/4 होता है 0.75 ऑफ के क्यू बाई आर. तो 0.75 ऑफ सरफेस, तो सरफेस से कम स्फीयर में पोटेंशियल बाहर होता है, तो वो पॉइंट बाहर कहीं लाई कर रहा है. तो मान लो इस ग्राफ में वो यहां पॉइंट पी लाई कर रहा है, तो यहां से जो उसकी दूरी है वो मान लो वो स्मॉल आर है, वो स्मॉल आर के बराबर है. तो मैं वो दूरी के हिसाब से पॉइंट पी का पोटेंशियल जो है वो है इस हिसाब से 3/4 के क्यू बाई आर, और वो है बराबर पोटेंशियल जो है आउटसाइड होता है के क्यू बाई आर, आउटसाइड डिस्टेंस. तो के क्यू बाई आर, क्यू तो चार्ज है, तो आउटसाइड के लिए के क्यू बाई आर सॉलिड स्फीयर का. तो के क्यू कैंसिल आउट, स्मॉल आर हो गया बराबर 4r/3. तो स्मॉल आर जैसे ही आया तो वो सेंटर से उस पॉइंट तक डिस्टेंस आया, मगर आपको बोल रहा है सरफेस से वो कितनी दूरी पे. तो सरफेस के लिए फ्रॉम सरफेस, अगर आपको सरफेस से वो पूछ रहा है तो सरफेस में से आप r माइनस आर करिए, क्योंकि सेंटर से सरफेस तक r होता है और फिर सरफेस से आगे कितना जाओगे आप. तो आंसर शुड बी 4/3r माइनस आर. सो इट शुड बी r/3 इज द राइट आंसर. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जो आपने देखा उसमें ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चों से गलत होने की जो चांसेस रहते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय. इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, अब ये कौन सा चार्ज्ड स्फीयर है सर, हॉलो कि सॉलिड? तो कन्वेंशनली व्हेन इट नथिंग इज गिवन, तो कन्वेंशनली टेक इट सॉलिड. This is conventionally. The convention is when nothing is mentioned, take it as solid sphere. तो आप इसको सॉलिड स्फीयर मानिए और सॉलिड स्फीयर के केस में, वरना क्वेश्चन में अगर आप देखोगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बी. अब स्फीयर दोनों हो सकते हैं, हॉलो भी और सॉलिड भी, और ऑप्शंस में हॉलो और सॉलिड दोनों मेंशनड है. बट अगर कुछ नहीं दिया तो कन्वेंशनली हमें सॉलिड स्फीयर लेके चलना होता है. तो सॉलिड स्फीयर का ग्राफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का होता है वो हम सबको पता है दैट इट इज फर्स्ट लीनियरली इंक्रीजिंग एंड देन सरफेस पे मैक्सिमम और बाहर से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हिसाब से फॉल होता है. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर for this question. Question number next is two charges each equal to q are kept at x equal minus a and x equal plus a. तो अगर हम यहाँ पे एक्सिस सिस्टम ड्रा करते हैं तो यहाँ प्लस ए पे दिस इज प्लस ए
दिस इज माइनस ए, यहां पे भी चार्ज क्यू है और यहां पे भी चार्ज क्यू है, तो टू चार्जेस each equal to q, small q, are kept at minus q and plus q on the x-axis. The particle of mass m and charge q naught q by 2 is placed at the origin. तो origin पे हमने एक चार्ज रखा जिसका चार्ज है q naught by 2 और इसका मास जो है वो m है। तो उसके बाद if the charge q naught, ये जो q naught जो चार्ज है, q naught जो चार्ज है वो q by 2 के बराबर है, q naught जो चार्ज है वो q by 2 के बराबर है, तो यहाँ चार्ज q naught है और वो q by 2 के बराबर और उसका मास m है। अब हमने क्या किया, if the charge q naught is given a small displacement y less than a, तो अब आपने इसको y पे डिस्प्लेस किया, तो आपने इस चार्ज को अब y पे डिस्प्लेस किया, आपने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है a, आपने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है y सॉरी, इस पे आपने जो डिस्प्लेसमेंट दिया है, that displacement is given like this, so this is your axis system here। यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट है जिसका वैल्यू दिया है, अब आपका चार्ज जो है आपने इसको y पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है और वो डिस्प्लेसमेंट ये है y है, बट इट्स लेस देन a इट इज गिवन, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इट्स लेस देन a along the y axis the net force acting on the particle is proportional to। अब आप देख लीजिए, अब आप जब जैसे इसको डिस्प्लेस करेंगे y एक्सिस पे थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और जो डिस्प्लेसड चार्ज वो भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों चार्ज रिपल करके उसको भगा देंगे। जब ये दोनों चार्ज रिपल करके भगा देंगे तो ऑसिलेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, तो जब ये यहाँ आ जाता है ये पार्टिकल, तो ये भी अट्रैक्ट करता है, ये भी अट्रैक्ट करता, और इसको नीचे की तरफ फोर्स डेवलप होता है, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो ऑसिलेशन और SHM भी होता, और फिर नेगेटिव चार्ज होता तो यहां फोर्स होना चाहिए था, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड्स होता और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, बट यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ और इन दोनों का रिपल्सिव फोर्स भी ऊपर की तरफ, तो फोर्स शुड बी डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये अट्रैक्ट करके इसको ऑसिलेट कराते, क्योंकि y इज लेस देन a, ये ऑसिलेट करता है, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसका टाइम पीरियड सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते थे, बट ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपल करके इसको भगा देंगे एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y, जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और ये ऑसिलेट करता, बट दैट्स नॉट द केस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the electric field at a distance 3/2r from the center of a charged conducting spherical shell of radius r is e। तो हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल में चार्ज जो है वो सरफेस पे रिजाइड करता है और उसका रेडियस जो है r है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट अ डिस्टेंस 3/2r, तो मतलब यहाँ पे 3/2r होता है डेड r, यहाँ पे जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो e है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, r/2 डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ हॉलो स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, सेंटर तक तो फील्ड होता ही नहीं है, तो r तक तो कोई फील्ड होता ही नहीं, सरफेस पे मैक्सिमम एंड आउटसाइड लाइक दिस, तो इनसाइड द फील्ड इज जीरो, फील्ड इनसाइड इज जीरो, और आपको r/2 डिस्टेंस पे निकालना है, तो आंसर शुड बी डायरेक्टली जीरो, वेरी सिंपल, आंसर इज जीरो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये आपके नीट में इससे पहले भी पूछा गया है। टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस, तो ये दो पिथ बॉल्स है कैरिंग इक्वल चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ इक्वल लेंथ, तो इनकी लेंथ जो है वो इक्वल दी गई है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो आर है, तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन इनिशियली आर है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैंप्ड एट हाफ द हाइट, अब आपने स्ट्रिंग्स को आधा नीचे लाया, तो अब जब आधा नीचे लाया y/2, पहले अगर y था अब आधा है, तो ये आधा ही बचा है, आर क्लैंप्ड एट द हाफ हाइट। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स राइट नाउ इज, अब जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन r जो है ये कितना होगा, अगर इनिशियली r था, अब जो r' होगा, मान लीजिए कुछ r है, ये r' हम मानते हैं, ये कितना होगा, दैट्स आवर क्वेश्चन एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो जब भी पिथ वाला एक्सपेरिमेंट आ जाए तो इसमें एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू f/mg से हम हमेशा सॉल्व करते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए इसी फॉर्मूला से सॉल्व होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू f/mg, और tan थीटा इमीडिएटली f हो गया इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो हम सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 दैट्स q²/r², और ये हो गया mg। अब आप मुझे बोलिए, चाहे आप आधी हाइट पे इनको लाके खड़ा करिए, हम देखेंगे कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमेशा कांस्टेंट है, चार्ज उन पे चेंज होगा नहीं, mg कभी
चेंज होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि आर स्क्वायर tan थीटा जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब हम आर स्क्वायर tan थीटा जो है कांस्टेंट रहने की वजह से इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनिशियली आप देख लीजिए, इनिशियली आर स्क्वायर ही डिस्टेंस थी, तो मैं लिखूंगा आर स्क्वायर ही डिस्टेंस थी। अब tan थीटा हो गया कि ये जो एंगल है यहां पे tan थीटा हो गया अब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो इतना ही है, tan थीटा के हिसाब से r/2 है, तो परपेंडिकुलर हो गया r/2 और बेस जो है बेस इसका y पूरा हो गया इज इक्वल। अब आप देख लीजिए राइट साइड से, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस r डैश है, तो मैं लिखूंगा r डैश स्क्वायर, क्योंकि अब चेंज हो गया डिस्टेंस और वो r डैश हो गया, वही हमें निकालना है। और फिर से tan थीटा मतलब ये जो एंगल है डेफिनेटली ये चेंज हुआ होगा, दैट इज अब जो tan थीटा होगा दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो गया अब r डैश बाई 2 एंड बेस जो है वो भी आधा है, वो हो गया y/2। तो 2 कैंसल आउट, y कैंसल आउट, तो ये हुआ r³/2 इज इक्वल r डैश क्यूब। तो r डैश किसके बराबर है, r बाई इट इज क्यूब रूट ऑफ 2। So r by cube root of 2 should be the right answer. r by cube root of 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब भी पिथ वाला एक्सपेरिमेंट आ जाए ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद a particle A has charge q and a particle B has charge plus 4q with each of them having the same mass m. When allowed to move from rest in a uniform electric field, then for the same time interval, the ratio of their speeds va is to vb is। जब भी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन से डायरेक्टली सॉल्व होता है, तो ये v is equal to u plus at से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन इस यूनिफॉर्म फील्ड में होता है QE/m मल्टीप्लाइड बाई t। अब इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया है तो सेम टाइम के लिए बात कर रहा है, तो टाइम भी सेम है। तो उसके बाद पार्टिकल A चार्ज Q, एक पे चार्ज प्लस Q है, दूसरे पे +4, ईच ऑफ देम हैविंग द सेम मास भी सर सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इन दिस क्वेश्चन। तो VA/VB जो है VA/VB, तो इनिशियली एक पे चार्ज Q है, दूसरे पे चार्ज 4Q है, Q कैंसल आउट होके आंसर आ जाएगा 1:4। 1:4 should be the right answer for this question. Question number next. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया दिस लाइंग इन द XY प्लेन। अगर सरफेस XY प्लेन में है, अगर सरफेस XY प्लेन में है तो उसका एरिया वेक्टर जो है वो होना चाहिए 100 k कैप। तो उसका डायरेक्शन हम अगर XY प्लेन में आपका सरफेस लाई कर रहा है, अगर XY प्लेन में सरफेस, तो डेफिनेटली उसका एरिया वेक्टर Z एक्सिस में होना चाहिए। तो आप उसमें हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो आपको बोलना है फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स आपको पता होना चाहिए, दैट्स E.A, तो E.A के हिसाब से फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स हो गया E.A, E आपको दिया है, E इज I कैप प्लस √2 J कैप, हाँ, प्लस इट इज √3 K कैप, एंड देन A जो है आपका दैट इज 100 K कैप। तो यहाँ K के साथ सिर्फ डॉट होगा, तो फ्लक्स होना चाहिए 100√3। 100√3 जो है कोई ऑप्शन नहीं है, तो फ्लक्स होना चाहिए 100 और √3 होता है 1.732, तो फ्लक्स होना चाहिए 173.2 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। Question number next is, 4 charges are arranged at the corners of a square ABC dash shown the force on charge plus Q kept at the center। तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज प्लस Q है, हमें इस पे फोर्स निकालना है, तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे, सी है। तो ये ऑप्शंस के हिसाब से डिजाइन करना है, देख लीजिए। अगर ये Q जो है प्लस Q, इस Q को फोर्स F से रिपल कर रहा है, तो अगर ये फोर्स जो है रिपल्शन वाला फोर्स F है, तो 2Q जो डेफिनेटली 2Q जो होगा उसका फोर्स ऑफ रिपल्शन 2F होगा और रिपल्शन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये रिपल करेगा F से। अगर Q को F से रिपल कर रहा है तो 2Q 2F से रिपल करेगा, क्योंकि फोर्स का इक्वेशन हम सबको पता है, इट इज 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स। अगर एक का मैग्नीट्यूड दुगना होता है तो फोर्स अकॉर्डिंगली दुगना हो जाएगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स है, और फिर अगर ये -Q इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अगर ये -Q इसको अट्रैक्ट करेगा फोर्स F से, अगर ये फोर्स F से इसको अट्रैक्ट करेगा तो 2Q जो है इसको अट्रैक्ट करेगा विद 2F, क्योंकि मैग्नीट्यूड दुगना होने की वजह से अट्रैक्शन 2F हो गया। अब देख लीजिए, पहले डायगोनल उड़ा दीजिए, ये दो अपोजिट वेक्टर्स है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये दो अपोजिट वेक्टर्स है तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 2F माइनस F मतलब यहां की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा, दैट विल बी F, तो ये फोर्स हो गया F। इसी तरह ये 2F माइनस F, तो 2F ज्यादा है इससे, तो यहां की तरफ डेफिनेटली एक फोर्स जो है
F एक्ट करेगा, इन दो का रिजल्टेंट यहां की तरफ F एक्ट करेगा, तो F रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब ऑप्शंस देख लीजिए, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है, द फोर्स ऑन दिस चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ दिस, तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, क्या वो जीरो है? बिल्कुल गलत है। अलोंग डायगोनल AC, अलोंग द डायगोनल AC, क्या वो डायगोनल AC है? नहीं। रिजल्टेंट फोर्स तो इस डायरेक्शन में, डायगोनल पे नहीं है। अलोंग द डायगोनल BD, बिल्कुल गलत। परपेंडिकुलर टू द साइड AB, अगर आप देखोगे ये साइड AB है और वो रिजल्टेंट फोर्स बिल्कुल यहां की तरफ एक्ट कर रहा है, F रिजल्टेंट। सो आंसर शुड बी फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The inner sphere is earth of the two concentric spheres of radii A and B. A is greater than B and the outer sphere is given a charge Q. Then the charge on the inner sphere. तो ये earthing based question है। तो आपके पास दो spheres है, इनर एंड आउटर, बट इनर का रेडियस B है, आउटर का रेडियस A है, क्योंकि A इज ग्रेटर देन B इज गिवन इन द क्वेश्चन। A इज ग्रेटर देन B एंड आउटर स्फीयर इज गिवन ए चार्ज Q। तो आउटर स्फीयर को आपने चार्ज Q दिया, इनर को आपने अर्थ किया है, इनर को आपने अर्थ किया, तो ये हो गई इसकी अर्थिंग। आपको बोलना है इस पे जो चार्ज Q डैश है वो कितना होगा। तो जिसको आपने अर्थ किया उसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो पोटेंशियल इसका जीरो होना चाहिए इनर का, तो V इनर शुड बी जीरो। तो V इनर के लिए जीरो होने के लिए इस पे पोटेंशियल देख लीजिए, पोटेंशियल इसका पहले होगा K Q डैश डिवाइडेड बाई B, देन प्लस उसका जो होगा दैट्स KQ डिवाइडेड बाय दैट A सेपरेशन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अब KQ डैश डिवाइड बाय B जो है वो KQ डिवाइडेड बाय A विद अ नेगेटिव साइन, K के कैंसल आउट होके आपका Q डैश जो है दैट्स माइनस B बाय A इंटू Q शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइनस B बाय A इंटू Q, माइनस B बाय A इंटू Q शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फिगर शोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये है कि जहां डेंसिटी ज्यादा है, जहां डेंसिटी इज मोर, जहां डेंसिटी मोर है, आपने पढ़ा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, जहां डेंसिटी मोर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मोर। तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, यहां डेंसिटी कम है। अगर पॉइंट ए की बात की जाए पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में, तो EA शुड बी डेफिनेटली ग्रेटर देन EB। तो EA शुड बी ग्रेटर देन EB इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज under the action of a force a 2 kg body moves such that its position x is in meters as a function of time। तो position जो है that's a function of time। हमें निकालना क्या है, the work done। तो work done होना चाहिए, work done by all force equal change in kinetic energy। अगर position दिया है तो immediately आप position को differentiate करिए, आप differentiate करिए आपको velocity मिल जाएगा, और velocity आपका कैसा मिलेगा, that is 1/2 t स्क्वायर का हो गया 2t, टू कैंसल होके आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू टी आ गया। अब आप इनिशियल इसमें फंक्शन ड्रॉप करिए इनिशियली, और फिर द वर्क डन बाय द फोर्स इन द 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स। तो पहले केस फर्स्ट, इफ टी इज इक्वल टू जीरो तो आपका वेलोसिटी जो है वो जीरो आएगा। इफ टी इज इक्वल टू 5 सेकंड्स आपका वेलोसिटी जो आएगा वो बिल्कुल 5 सेकंड्स आएगा। टी जीरो तो वेलोसिटी जीरो, टी 5 हो तो वेलोसिटी 5। तो वर्क डन होना चाहिए हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mu स्क्वायर। तो वर्क डन इज इक्वल वेलोसिटी इनिशियल जीरो, हाफ ऑफ बॉडी का मास जो है वो 2 है, v स्क्वायर हो गया 25, 2 कैंसल आउट होके 25 जूल शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 25 जूल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A rope is used to lower vertically a block of mass m and at a distance d, at a constant downward acceleration g/4. The work done by the rope on the block is। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रोप और एक ब्लॉक सिस्टम है, और ये बोल रहा है कि हमने इस रोप से इसको वर्टिकली डाउन लिया बाय डिस्टेंस d, और इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से नीचे लिया दैट इज g/4। देन द वर्क डन बाय द रोप। अब आप देख लीजिए इमीडिएटली टेंशन ऊपर की तरफ है और आप इसको लोअर डाउन कर रहे हो। अगर ये लोअर डाउन कर रहा है तो यहाँ पे जो वेट है mg वो t से ज्यादा है, तो मैं लिखूं mg माइनस t इज इक्वल टू m, और जिस एक्सेलरेशन से ले रहे हो दैट इज g/4। तो टेंशन इमीडिएटली आ गया mg माइनस mg/4। सो टेंशन आ गया 3/4 mg। अब 3/4 mg तो टेंशन है, बट टेंशन ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो वर्क डन शुड बी डेफिनेटली नेगेटिव, तो दैट इज t इंटू डी। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस टेंशन हो गया बराबर 3/4 mg और मल्टीप्लाइड बाई d। सो दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइनस 3/4 mgd, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विद द डिस्टेंस x as shown here, the work done by the force in moving the object from x equal 0 to x equal मीटर। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो आपको हमेशा वर्क डन देता है, तो इसका एरिया आपको वर्क डन देगा। तो एरिया इमीडिएटली निकालिए, इट इज हाफ ऑफ,
तो एरिया जो है आप पहले स्क्वायर का निकालिए, इट्स लेंथ दैट इज 3 इंटू ब्रेड्थ, अगर आप देखेंगे दैट इज 3 प्लस ट्राइंगल का हो गया हाफ ऑफ बेस, बेस अगर आप देखोगे दैट इज 3 इंटू ऑल्टीट्यूड जो है दैट इज 3, तो ये हो गया W इज इक्वल 9 माइनस ये हुआ 9/2, तो 18 बाई इट इज वर्क इज इक्वल 9 टू 18 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, 18 माइनस 9 इज 9/2, आंसर शुड बी 4.5 जूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एरिया अंडर FT कर्व, F डिस्प्लेसमेंट फोर्स टाइम फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व ही हमें वर्क डन देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, 3 चार्जेस Q एंड Q आर प्लेस्ड एट वर्टिस ऑफ अ राइट एंगुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल एज शोन द फिगर, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0 इफ Q इज, तो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो ये A है, ये √2a है, ठीक है, इट्स प्रोवाइडेड टू यू पीपल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स बराबर है, और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे ये √2a है। हमें बोल रहा है इसका नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, उसके लिए Q कितना होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम हर एक चार्ज का प्लेस कर देंगे तो वो होता है K, तो Q1 Q2 दैट इज Q डिवाइडेड बाय R दैट A, देन प्लस प्लस हो गया बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन दैट्स K इट्स Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R दैट्स A, देन प्लस अगर आप इन दो चार्जेस को पकड़ लो तो ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज √2a, एंड ये बोल रहा है ये सारा जो है वो 0 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो अगर ये 0 सारा है तो इसमें आप देख लीजिए पहले कॉमन चीजें क्या क्या है, दैट इज K कॉमन है, A कॉमन है, और एक स्मॉल Q तो बिल्कुल कॉमन है, अंदर जो बचता है यहाँ एक कैपिटल Q, यहाँ बचता है एक स्मॉल Q, यहाँ बचता है एक कैपिटल Q और √2, और ये सारा जो है 0, ये सारा इस 0 के साथ उड़ जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड होके ये यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ आप देखिए इट इज Q प्लस Q बाय √2 इज इक्वल टू माइनस Q, इसको मैंने कैरी किया, तो यहाँ आप देख लीजिए इट इज Q, अंदर ही बचेगा √2 माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू माइनस Q। हमें निकालना है कैपिटल Q किसके बराबर है, तो आपका कैपिटल Q इमीडिएटली हो गया बराबर माइनस Q, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, √2 है नहीं, इसलिए रैशनलाइजेशन करेंगे √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, जब √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करोगे तो Q किसके बराबर है, तो √2 2 होता है, तो इट्स -2Q डिवाइडेड बाय, अब ये √2 जो है वो जो है फिर से जो है √2 2 ही होता है, प्लस 2 into 1 it is √2 into 1 is 2 plus √2, so option number 2 is the right choice for this question. Question number next is, a block of mass is suspended by a light thread from, so a block of mass m is suspended by a light thread from an elevator, the elevator is accelerating upward with a uniform acceleration A, अगर ये एक्सेलरेट ऊपर करेगा तो इमीडिएटली इस पे स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड्स होके इसका वेट बन जाएगा mg प्लस a, तो इमीडिएटली यहाँ जो टेंशन डेवलप होगा T, तो T आ गया मेरा, T इमीडिएटली आ गया mg प्लस a, ये स्यूडो फोर्स बेस्ड है, एलिवेटर ऊपर जाएगा तो थ्रस्ट नीचे मिलेगा, फिर हमें बोल रहा है वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग t सेकंड्स इज, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, और हम सबको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हाफ ऑफ a, देन इट इज t स्क्वायर, हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब वर्क डन टेंशन ने क्या किया, टेंशन भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, वर्क डन इज इक्वल टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टेंशन, टेंशन हमने निकाला mg प्लस a इनटू द डिस्प्लेसमेंट, अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे दैट्स हाफ ऑफ at स्क्वायर, सो दिस शुड बी द राइट आंसर, तो इट इज m/2, बिल्कुल ये 2 नीचे आ जाएगा, इट इज g प्लस a एंड देन at स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number next is, consider the charge configuration and a spherical Gaussian surface as shown the figure, then electric field at surface will be due to, हमें electric field निकालना है, ठीक है, not flux, we have to calculate electric field। तो अब हमें बोलना है सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगा, Q2 ओनली द पॉजिटिव चार्जेस, ऑल द चार्जेस, तो अगर आपको याद होना चाहिए यार, इसमें बच्चे जो है ना मैक्सिमम इसमें हिट कर देंगे जो है सर फ्लक्स होता है Q1 की वजह से, बट कोई Q1 बाय द वे ऑप्शन भी नहीं है, तो आप बच गए, तो फ्लक्स सर Q1 की वजह से,
जो चार्ज इनर होता है। बट ये फ्लक्स की कहाँ बात कर रहा है, ये बोल रहा है फील्ड का, किसकी वजह से, फील्ड हर एक चार्ज की वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, सरफेस पे हर एक की वजह से फील्ड होगा। तो फील्ड जो है इट इज ऑल द चार्जेस। अगर फ्लक्स पूछता तो सिर्फ इनर चार्ज, बट फील्ड हर एक चार्ज की वजह से होना चाहिए। उसके बाद है वर्टिकल स्प्रिंग विद फोर्स constant K is fixed on a table, a ball of mass m at a height h above the free surface end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by distance the net work done। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन फिर से है कि आपके पास एक टेबल है, उस टेबल पे आपने एक स्प्रिंग को ऐसे जो है ऐसे रखा है, और फिर क्या हुआ, एक बॉल ऊपर से गिरी, जो बॉल है मास m की और वो हाइट h से नीचे गिरी। तो ऐसा अभी तक जो इसमें कहानी बोली गई है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया गया है k। फिर क्या बोल रहा है, तो अ बॉल ऑफ मास m at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by distance d। अब ये थोड़ा d कंप्रेस हो गया, नीचे चला गया, कंप्रेस हुआ, फिर हमसे पूछ रहा है द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस। तो नेट वर्क डन इन द प्रोसेस फिर से मैं बोलूं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आप देखोगे इनिशियली भी रेस्ट है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली भी जीरो है, फाइनली भी जब कंप्रेशन हुआ होगा तो फाइनली भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हमें निकालना है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में एक तो ग्रेविटी फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स में ऑब्जेक्ट लवर डाउन हो रहा है, ग्रेविटी हेल्प कर रही है, और वो कितना लवर डाउन हो रहा है, mg। अब बच्चे लिखेंगे सिर्फ h, तो मैं लिखूंगा h प्लस डी, क्योंकि वो नीचे पूरा आ रहा है H और D कंप्रेस करके। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद स्प्रिंग का देख लीजिए, ये नॉर्मल से कंप्रेशन में आ रहा है। जब नॉर्मल से कंप्रेशन में आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, बट रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ। क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ है तो ये डेफिनेटली जो है ये डेफिनेटली नेगेटिव वर्क होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब अपोजिट होते हैं तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज डेफिनेटली नेगेटिव एंड इज हाफ ऑफ k x square here is d square। So answer of this question is mg h plus d minus half of kd square। So that should be the right answer for this question। Again a very beautiful and an important question। work energy theorem के हिसाब से इसको हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज मास ऑफ 0.5 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस। तो इसका मास जो है 0 और इसकी स्पीड जो है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है। तो ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस कोलाइड्स विद नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका k जो है वो 50 न्यूटन मीटर दिया है। तो हमसे पूछ रहा है द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। जब ये मैक्सिमम कंप्रेस करेगी, मान लीजिए कंप्रेशन में यहां चला गया, तो इसका ये मतलब इसकी सारी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हुई। तो इसकी सारी एनर्जी काइनेटिक थी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और उसकी वो सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, दैट इज हाफ ऑफ kx स्क्वायर। हाफ ऑफ इमीडिएटली आप काट दीजिए, और हमें निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन। हमें x स्क्वायर निकालना है, तो वो हो गया m, इट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय k, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय k। तो अगर हम रूट लेंगे तो ये बनेगा रूट ऑफ m बाई k इंटू v। अब वैल्यूज ड्रॉप करिए। आपका मास जो है बॉल का वो है 0.5 kg, तो 0.5 kg, आपका k दिया गया है 50, आपका v जो दिया है, आपका जो v है बच्चों वो v दिया गया है 1.5 मीटर पर सेकंड, 1.5। तो ये है आपका इक्वेशन। तो अगर इसको थोड़ा मैथमेटिक्स में आप डाल देंगे तो आपका x आ जाएगा 0.5, अगर मैं लूंगा तो ये बनेगा 1/500, तो 1/500 और फिर 100, तो रूट ऑफ 1/100, रूट ऑफ 1/100 मैथमेटिक्स आप अच्छी तरह से जानते हैं, इट इज 15/10, रूट बाय 100 हो गया 1/10, तो ऊपर है ये 15 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 0.15 मीटर शुड बी द मैक्सिमम कंप्रेशन। वेरी गुड, क्योंकि 15 को जब आप 100 से डिवाइड करते हो तो वो 0.15 मीटर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a long string with charge per unit length lambda on it passes through a cube of side A, the maximum flux through the cube is। तो maximum flux तब होता है जब maximum charge होगा। तो अगर मैं ये क्यूब मानता हूं, और इसमें इस क्यूब में हमने क्या किया है, that is what is provided, कि आपने एक लॉन्ग स्ट्रिंग या एक लॉन्ग रॉड लाई है जो आपने इसमें डाल दी, such that maximum flux। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए उसमें मैक्सिमम चार्ज फंसना चाहिए, और मैक्सिमम चार्ज तब पॉसिबल है, मैक्सिमम चार्ज तब क्यूब में फंसने का जो है गुंजाइश है जब मैक्सिमम लेंथ आएगी। तो मैक्सिमम लेंथ अगर क्यूब का साइड ए है तो कॉर्नर टू कॉर्नर ही क्यूब में होता है, और वो √3a होता है। तो अब मैक्सिमम चार्ज जो अंदर हो सकता है ना, वो होगा लैम्डा, दैट्स लाइन चार्ज डेंसिटी जो आपको दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाय दैट लेंथ, दैट इज √3a। सो दिस इज द मैक्सिमम चार्ज विच कैन बी इनसाइड दिस। तो मैक्सिमम फ्लक्स हो गया 1/ε0 टाइम्स मैक्सिमम चार्ज, एंड दैट इज √3 λ a इज द आंसर। 1/ε0
by epsilon naught, 1 by epsilon naught, 1 by epsilon naught root 3 lambda a is the right answer for this question. तो इसमें आप रॉड किसी तरह से भी प्लेस कर सकते हो, बट मैक्सिमम फ्लक्स के लिए मैक्सिमम चार्ज, और मैक्सिमम चार्ज जब मैक्सिमम लेंथ सिर्फ डायगोनल से ही इसमें फंस सकता है. क्वेश्चन नंबर लास्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन शोइंग हियर इज गिवन बाय दिस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया है, और इक्वेशन दिया है E इज इक्वल टू E नॉट, इट इज x रेज्ड पावर 3/2, और I कैप का मतलब वो इस डायरेक्शन में है. देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द क्यूब इज. तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब अप साइड ए. इस क्यूब से टोटल फ्लक्स देख लीजिए. अगर एरिया वेक्टर आपकी बात करो तो वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होना चाहिए. इस पे आउटवर्ड नॉर्मल, इस पे आउटवर्ड नॉर्मल, इस सरफेस पे बाहर, उस पे बाहर. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो ये सरफेस आगे पीछे सारी सरफेसेस कैंसल आउट. और अब अगर आप फ्लक्स देखोगे तो फ्लक्स सिर्फ इस सरफेस की वजह से जो है बाहर आ जाएगा. तो सिर्फ दिस सरफेस इज इन्वॉल्वड, और फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर आप देखोगे इमीडिएटली है E नॉट x रेज्ड पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया. साइड एरिया हो गया साइड का स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर. तो ये ए भी अब देख लीजिए, जब x आपने 0 डाल दिया ना इसमें, जब आप x इसमें 0 डाल दोगे तो यहाँ फील्ड 0, तो इसमें भी फ्लक्स 0, फ्लक्स सिर्फ राइट सरफेस है और वहां तक डिस्टेंस a है. तो यहाँ पे ये आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू E नॉट, x के बदले a आ जाएगा 3/2 इंटू इट इज a स्क्वायर. तो व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो उस हिसाब से ये 2 2 दैट 3/2 इट्स a 3/2 and then it's plus 2 2 to the 4 plus 3 7. So flux is equal to E naught a raised power 7/2 should be the right answer of this question, 7/2. So this completes our interaction for your CTS paper. Thank you so much.